कहानी शुरू होती है जैक से, जो कि बदले की आग में जल रहा है। उसकी एज 34 है और उसने बैटल फील्ड पे सबको मार दिया है। डेड बॉडीज के बीच बैठ वो सोच रहा है कि वो कभी भी ऐसी लाइफ नहीं चाहता था। अगर उसने स्वॉर्डमैनशिप पहले सीख ली होती तो वो अपनी बहन को बचा लेता एंड वो कभी भी ऐसा मॉन्स्टर ना बनता जो वो आज है। वो अपनी डीमन मास्टर को याद कर उनका शुक्रिया करता है क्योंकि उन्होंने उससे वो सब कुछ सिखाया एंड जिंदा रहने की होप दी। तभी वहाँ एक यंग लड़का आता है जिसका नाम भी जैक है और वो मॉन्स्टर जैक को मारना चाहता है क्योंकि उसने उसके फादर का मर्डर किया है। जैक बताता है कि उसके रिलेशंस उसके फादर से अच्छे नहीं थे बट वो तब भी उन्हें अपनी लाइफ में चाहता था। ये सुनने के बाद मॉन्स्टर जैक उसे चांस देता है कि वो उसे मार दे और अपना रिवेंज ले ले। जैक कोशिश तो करता है बट उसके पास किसी की लाइफ लेने का करेज नहीं है। वो मॉन्स्टर के सामने बैठ रोने लगता है। मॉन्स्टर जैक कमजोर हो रहा था एंड अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट्स में वो जैक से कहता है कि वो जाके सबको बता दे कि वॉर खत्म हुई एंड मॉन्स्टर जैक मर चुका है। जैक अपने सेंसेस खो रहा था एंड लास्ट में यही विश करता है कि अगर वो वापस जाकर सब कुछ ठीक कर पाए तो शायद उसकी लाइफ इस तरह एंड नहीं होगी एंड वो अपनी डेस्टिनी चेंज कर पाएगा। जैक को लगा कि वो कोई सपना देख रहा है। हम उसकी लाइफ के बारे में जान पाते हैं जैक के फादर ने उसे कभी भी अपने बेटे की तरह नहीं समझा, जिससे जैक को उन पे शक था कि वो सच में उसके बायोलॉजिकल फादर हैं भी या नहीं। जैक ने अपनी माँ को केवल पिक्चर्स में ही देखा था। जैक की एक बड़ी बहन है जिससे वो एम्पायर जाने से नहीं बचा पाया, जहाँ उसे बहुत परेशान किया गया। इन सभी इवेंट्स के बाद जैक एक मर्सिलेस मॉन्स्टर बन गया जिसने अपने रिवेंज के लिए टल्कन एम्पायर, जो कि सबसे फेमस एंड पावरफुल एम्पायर था, उसे डिस्ट्रॉय किया एंड वो सभी लोग जो टल्कन एम्पायर से जुड़े थे उन्हें मार डाला। जैक रियलिटी और ड्रीम में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं कि जैक वापस पास्ट में आ चुका है एंड उसे इसका विश्वास नहीं हो रहा था कि वो वापस 14 साल का हो गया है। जैक अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। जैक का पूरा नाम जैक वैलेंटियर है। वो मार्की हाउस ऑफ वैलेंटियर का सबसे छोटा बेटा है। उसके फादर उसे ट्रैश समझते हैं। उसका बड़ा भाई, जो कि उसके फादर की सेकेंड वाइफ का बेटा है, हमेशा उसे बुली करता है एंड उसे चैन से जीने नहीं देता। उसकी सगी बड़ी बहन एलिजाबेथ ही केवल उसकी केयर करती है। एक दिन जैक रोज गार्डन में बैठा था जिससे वो एग्जाइल कहता है क्योंकि उस जगह का काम उसे बाकी लोगों से दूर रखने का है जहाँ गार्ड्स उस पर हर समय नजर रखते हैं। जैक को किसी भी गार्ड पर विश्वास नहीं था बट एक इंसान था जिस पर वो आंख बंद कर ट्रस्ट करता था, रॉन, जो कि मार्की हाउस ऑफ वैलेंटियर का बटलर है। जैक मार्की हाउस का सक्सेसर नहीं बनना चाहता था और इसलिए वो सेफ था, बट उसके बड़े भाई फेलोन वैलेंटियर ने कभी भी उसे मैजिक नहीं सीखने दिया और इसलिए 14 की एज में भी उसकी बॉडी में मैना नहीं है। जैक रॉन का लाया हुआ जूस पी रहा था, तभी फेलोन आता है एंड उसके सर पर मारता है। जैक को अपनी लास्ट लाइफ के इवेंट्स याद आ जाते हैं एंड उसकी हेट्रेड जाग जाती है। फेलोन जैक को उसे ग्रीट करने के लिए कहता है क्योंकि वो उसका सेकंड ब्रदर है। जैक को अपनी लास्ट लाइफ के मोमेंट्स याद आते हैं जिसमें फेलोन ने उस पर पानी डाल दिया था एंड कहा था कि अगर उसने स्वॉर्ड टेक्निक्स या मैजिक सीखा तो वो उसे मार देगा। जैक की बड़ी बहन एलिजाबेथ, जो कि उसे बहुत प्यार करती थी, वो सक्सेसर नहीं बन सकती थी एंड उसकी डेस्टिनी पहले से ही डिसाइडेड है कि उसे शादी कर मार्की हाउस की इज्जत बढ़ानी होगी। फेलोन एलिजाबेथ को अपने मतलब के लिए यूज करना चाहता था। ये सब सोच जैक को गुस्सा आता है। लास्ट लाइफ में वो कुछ नहीं कर सका बट अब वो फेलोन को सबक सिखाना चाहता था। फेलोन उसे पंच करने आता है बट वो डॉज कर उसे दूर फेंक देता है। फेलोन ये देख कि जैक उससे फाइट कर पा रहा है, अपनी स्वॉर्ड निकालता है बट रॉन वहां आता है एंड फेलोन से मैजिक अटैक ना करने की रिक्वेस्ट करता है। फेलोन रॉन को पंच करता है एंड जैक को मारने की धमकी देता है, जिस पर जैक फेलोन से कहता है कि क्या उसे केवल बातों से लड़ना आता है। फेलोन जैक पर स्वॉर्ड से अटैक करता है बट उसे स्वॉर्ड चलाना नहीं आता था। जैक उसके अटैक को डॉज करता है एंड समझ जाता है कि फेलोन का मैजिक लेवल थर्ड सर्कल पर है और उसे पुश करता है। जैक फेलोन से उस पर किए हुए टॉर्चर का बदला लेना चाहता था। सोल्जर्स जो वहां उन्हें देख रहे थे उन्हें रोकने के लिए बढ़ते हैं बट जैक उन्हें बीच में ना आने के लिए वार्न करता है। वो फेलोन को पॉन्ड के पास ले जाता है जिसमें वो उसका सर डुबोता है। फेलोन के मुंह पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जैक याद करता है कि कैसे उसकी प्यारी बहन की शादी फोर्थ इंपीरियल प्रिंस से हो जाती है, जो कि उसे मिसट्रीट करता है एंड शादी को फेक बताता है और उसे स्लेव बनाकर रखता है। फेलोन सक्सेसर बनने के लिए अपने फादर का भी मर्डर कर देता है एंड धीरे धीरे पूरा मार्की हाउस डिस्ट्रॉय हो जाता है। जैक फेलोन को पानी में डुबोते हुए उसे फैमिली की वैल्यू समझाता है। वो उसे पंच करने जा ही रहा होता है बट रॉन के कहने पर फेलोन को छोड़ देता है और उसका सर फोड़ देता है। इसके बाद सोल्जर्स फेलोन को मैंशन में ले जाते हैं जहाँ उसकी माँ उसे इस हाल में देखकर घबरा जाती है। केवल उसकी माँ ही नहीं बल्कि मैंशन के सारे लोग ये जानना चाहते थे कि फेलोन का ये हाल कैसे हुआ। फेलोन मार्की हाउस का सक्सेसर है बट इस इंसिडेंट के बाद उसे पानी से डर लगने लगता है
एंड उसकी कंडीशन भी बहुत बुरी है। मैंशन में ये र्यूमर है कि फेलोन की ये हालत जैक ने की है, जिसके पास मैना भी नहीं है। जैक, जिसका सब लोग मजाक बनाते थे, आज वो सबकी बातों का मेन टॉपिक बन चुका है। उसके फादर, जो कि उसकी पावर से हैरान थे, उससे मिलकर बात करना चाहते थे। जैक रॉन की बनाई हुई चाय पी रहा था, तभी वहाँ एक सर्वेंट मैसेज देने आती है कि लॉर्ड मार्की जैक से मिलना चाहते हैं। रॉन जैक के साथ जाना चाहता था, बट जैक अकेले ही चला जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो नाइट्स उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं एंड उसे वेट करने के लिए कहते हैं। जैक उस नाइट को किक करता है एंड उसे लॉर्ड को ये बताने के लिए कहता है कि अगर वो उससे मिलना चाहते हैं तो उन्हें उसके पास आना होगा। ये सुनकर नाइट्स हैरान रह जाते हैं, बट लॉर्ड समझ जाता है कि जैक बदल चुका है और अब वो पहले जैसा नहीं रहा। लॉर्ड मार्की जैक के पास जाते हैं एंड वो याद करता है कि उसके फादर बिल्कुल भी नहीं बदले। उन्होंने लास्ट लाइफ में उसे मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो घर से भाग गया था। जैक को अपने एक्शंस पर कोई भी पछतावा नहीं है एंड वो लॉर्ड से भी बदतमीजी से बात करता है। उसके फादर उसमें मैना चेक करते हैं, बट उन्हें उसमें मैना का कोई भी ट्रेस नहीं मिलता। उन्हें लगा कि जैक ने फेलोन को मार्शल आर्ट्स यूज करके डिफीट किया है एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। जैक अपनी सेकेंड मदर को टीज करता है, बट वो अपने फादर के रिएक्शन से सरप्राइज्ड भी है। हम देखते हैं कि रॉन एक लेटर पढ़ रहा है जो कि लॉर्ड ने भेजा है। इसमें जैक की पनिशमेंट के बारे में बताया है कि उसे 20 दिन के लिए जेल में रहना होगा और इसके बाद उसे किंगडम्स एकेडमी में अपनी कंपलसरी एजुकेशन के लिए जाना पड़ेगा। जैक एकेडमी जाना चाहता है क्योंकि उसके मास्टर के वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस हैं, जिससे वो पावरफुल बन पाएगा। जैक पनिशमेंट एक्सेप्ट करता है एंड गार्ड्स के आने से पहले ही खुद ही प्रिजन में चला जाता है। वहाँ वो सोचता है कि फेलोन सारी नोबल पार्टीज में जाता है एंड एंजॉय करता है, बट उसे ये सब करना अलाउड नहीं है एंड उसे अपने ही घर में जेल में रहना पड़ रहा है। वो सोचता है कि लॉर्ड इस मैटर को दबाने के लिए एक सिनेरियो बनाएगा कि जैक ने ब्लैक मैजिक यूज कर फेलोन पर अटैक किया है। जैक अभी वीक है एंड प्रिजन में डिसाइड करता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि वो रॉन, एलिजाबेथ एंड अपनी मास्टर को प्रोटेक्ट कर सके एंड इसके लिए उसे एकेडमी में जाना होगा और उसे किसी तरह 2 दिन में ही प्रिजन से निकलना होगा। हम जान पाते हैं कि मैना यूजर 10 रैंक में डिवाइडेड है। पहले से तीसरे सर्कल यूजर बिगिनर्स हैं, चौथे से छठे सर्कल यूजर्स एक्सपर्ट्स एंड 7वें से 9वें सर्कल यूजर्स हाई सर्कल यूजर्स हैं एंड जो 10वें सर्कल को अचीव कर लेते हैं उन्हें सुपर ह्यूमंस कहा जाता है। जैक अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज से 2 घंटे में ही पहला मैजिक सर्कल क्रिएट कर लेता है। तभी उसे वहाँ किसी के आने की आवाज आती है, बट वो और कोई नहीं, उसकी बहन एलिजाबेथ ही है। जैक उसे देख बहुत खुश होता है एंड उसे वहाँ से उसके साथ भागने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन को घर में कैसे ट्रीट किया जाता है। बट एलिजाबेथ बहुत काइंड है एंड वो पूरे घर को एक साथ खुश देखना चाहती है, बट उसे नहीं पता था कि घर में सब उसे यूज कर रहे हैं। जैक पास्ट के बारे में सोचता है कि कैसे उसने 4th इंपीरियल प्रिंस को टॉर्चर किया क्योंकि उसने एलिजाबेथ को स्लेव की तरह रखा था। जैक एलिजाबेथ से पीछे हटने के लिए कहता है एंड मैजिक से प्रिजन तोड़ देता है। वो उसे गले लगाता है एंड कहता है कि इस बार वो सब ठीक कर देगा, पर एलिजाबेथ कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वॉलंटियर हाउस खत्म होने की कगार पर है। टल्कन एम्पायर ने एलिजाबेथ की फैमिली को बंदी बना लिया है। एलिजाबेथ, जो कि टल्कन एम्पायर के 4th प्रिंस की वाइफ है, उससे उसकी फैमिली को छोड़ने की भीख मांगती है, बट वो उसकी एक भी नहीं सुनता। एलिजाबेथ 3 दिन लगातार बारिश में उनसे मर्सी की भीख मांगती है। फाइनली टल्कन किंग उसकी बात मान लेता है, बट इसके बदले 4th प्रिंस, 3rd प्रिंस एंड एम्परर उससे अपना स्लेव बना लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में जैक एलिजाबेथ से प्रॉमिस करता है कि उसे अब खुद को सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा। एलिजाबेथ लॉर्ड के पास जाती है एंड जैक को छोड़ने की रिक्वेस्ट करती है एंड बताती है कि वो एक ब्लैक मैजिक यूजर नहीं है। लॉर्ड बताता है कि वो ये बात जानता है एंड उसने लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये झूठ बोला है। वो कहता है ये वो जैक को छोड़ देगा, बट एलिजाबेथ को अपनी डेस्टिनी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। एलिजाबेथ ये सोचकर दुखी होती है कि उसकी फेट पहले से ही डिसाइडेड है एंड अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक सोल्जर जैक को बताता है कि उसे छोड़ दिया गया है। जैक उस सोल्जर के बिहेवियर से खुश नहीं था। वो उस सोल्जर को बुरी तरह मारता है एंड वहाँ से चला जाता है। रॉन उसे देखकर खुश होता है, बट उसके कपड़ों पर लगे ब्लड को देख उसकी चिंता करने लगता है, पर जैक बताता है कि वो ब्लड उसका नहीं है। तभी वहाँ एक पेज आता है जिसे लॉर्ड मार्की ने जैक पर नजर रखने के लिए अपॉइंट किया है। उसका नाम जेम्स है। जेम्स एक 4th सर्कल नाइट है एंड वो जैक से प्रिजन में हुई फाइट के बारे में पूछता है। जैक फाइट के बारे में पूछे जाने पर काफी गुस्सा होता है एंड जेम्स से उसकी लॉयल्टी बदल लॉर्ड को छोड़ उसे सर्व करने के लिए कहता है। जैक उसे रिपोर्ट चेंज करने के लिए कहता है एंड वार्न करता है कि अगर किसी को भी इस फाइट के बारे में पता चला तो वो जेम्स का जीना मुश्किल कर देगा। जैक रॉन का बनाया हुआ डिनर कर रहा होता है एंड उसे बताता है कि वो उस पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है। लास्ट लाइफ में रॉन ने जैक को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था। जैक जानता था कि रॉन एक 9th सर्कल मैजिशियन है एंड वो उससे उसकी बहन एलिजाबेथ को प्रोटेक्ट करने की रिक्वेस्ट करता है। जैक 4 साल के लिए एकेडमी जाने वाला था एंड वो चाहता था इस टाइम में रॉन एलिजाबेथ का ध्यान
ध्यान रखे। तभी वहाँ जेम्स आता है जो जैक को बताता है कि उसने रिपोर्ट चेंज कर दी है एंड सोल्जर की हालत एक एक्सीडेंट बता दिया है। जैक ये सुनकर खुश होता है एंड जेम्स से स्वॉर्ड लाने को कहता है। वो जेम्स से स्वॉर्ड फाइट करना चाहता था एंड रॉन से शर्त लगाता है कि अगर वो इस फाइट में बिना एक भी हिट लिए जीत गया तो रॉन को उसकी रिक्वेस्ट माननी होगी। जेम्स जैक से फाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि उससे डर था कि अगर जैक को चोट लग गई तो बाद में उसे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। जैक ये आइडिया देता है कि उन्हें एक ऐसी जगह फाइट करना चाहिए जहां उन्हें कोई भी ना देख पाए। रॉन उन्हें एक बेसमेंट में ले जाता है जिसे जैक की मदर ने उसकी ट्रेनिंग के लिए बनवाया था, बट जैक वहां कभी गया ही नहीं क्योंकि उसे ट्रेनिंग करना अलाउड नहीं था। फाइट लकड़ी की स्वॉर्ड से स्टार्ट होती है एंड जैक जेम्स पर अटैक करता है। जेम्स उसके अटैक को डॉज करता है बट फास्ट मूवमेंट से जैक जेम्स के गले पर स्वॉर्ड रख उसे डिफीट कर देता है। जैक जेम्स से फाइट को सीरियसली लेने के लिए कहता है। वहीं रॉन जैक की मूवमेंट्स देख हैरान था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि जैक जिसने कभी भी स्वॉर्ड नहीं चलाई वो इतनी परफेक्ट मूवमेंट से फाइट कैसे कर पा रहा है। रॉन जैक को देख सोचता है कि एक जीनियस भी इस लेवल तक स्किल्ड नहीं हो सकता है। इस बार फाइट रियल स्वॉर्ड एंड मैना यूज से होगी। जैक जो कि मैना यूज करना बहुत अच्छे से जानता था, वो मैना के स्पेशल यूज से एक ही अटैक में जेम्स को डिफीट कर देता है। जेम्स ये समझ नहीं पा रहा था कि एक फर्स्ट सर्कल फोर्थ सर्कल को कैसे हरा सकता है। जैक रॉन से उसकी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है और जेम्स को उसका हाउंड बनने के लिए कहता है। वो जेम्स से कहता है कि उसका हाउंड बनकर उसे ज्यादा पावर और अथॉरिटी मिलेगी एंड बदले में उसे जैक के एनिमीज को मारना होगा। जेम्स के ये पूछने पर कि उसे किसे मारना है, जैक फेलोन की तरफ इशारा करता है एंड उसे एक दिन देता है ये डिसाइड करने के लिए कि वो किसके लिए लॉयल रहना चाहता है। आगे हम देखते हैं कि रॉन जैक की मसाज कर रहा है और उससे पूछता है कि क्या जेम्स विश्वास करने लायक है, क्योंकि जो भी उसने जेम्स से कहा उसकी खबर अब तक मार्शनेस को हो चुकी होगी। ये सुनकर जैक हंसता है पर रॉन कहता है कि मार्शनेस मौके की तलाश में है और अगर उसे पता चला कि जैक कल अकेडमी के लिए निकल रहा है तो वो उसे जान से मारने की कोशिश जरूर करेगी। जिस पर जैक कहता है कि वो कोशिश जरूर कर सकती है पर वो उसे छू भी नहीं सकती। वो बताता है कि फेलोन के साथ जो कांड हुआ है उससे मार्शनेस गुस्से में जरूर है पर एलिजाबेथ को कंट्रोल करने के लिए उसे जैक की जरूरत है। जैक कहता है कि मार्शनेस भले ही उसे मार नहीं सकती पर वो उसे सबक सिखाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। जैक कॉन्फिडेंस से बताता है कि हार्पी लॉर्ड, ऑर्क लॉर्ड, ड्रैगन लॉर्ड और भी न जाने कितनों ने उसे मारने की कोशिश की पर जब वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए तो उनके सामने ये मार्शनेस क्या ही कर पाएगी। वो रॉन से उसकी चिंता ना करने को कहता है और बताता है कि जब तक वो खुद नहीं चाहेगा तब तक वो नहीं मरेगा। रॉन समझ जाता है कि जैक कल कुछ बड़ा करने वाला है तो वो उसके साथ जाने को कहता है पर जैक उसे परमिशन नहीं देता और उसे सीक्रेटली सबसे छुपकर जर्नी में उसे फॉलो करने का ऑर्डर देता है। जैक रॉन से कहता है कि वो अभी अपना दूसरा सर्कल बनाने जा रहा है तो इस बीच कोई भी उसके रूम में ना आए। ये सुनकर रॉन हैरान था क्योंकि सर्कल इतनी आसानी से नहीं बनते, सालों की मेहनत लगती है पर जैक के लिए ये आसान है। तो रॉन भी ये देखने जैक के रूम में चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेम्स अभी भी अपनी हार के सदमे में है। उसके लिए ये विश्वास करना मुश्किल था कि वो एक फर्स्ट सर्कल से हार गया। उसे लगता है कि जैक एक्चुअल में थर्ड सर्कल है और उसे जैक का दिया हुआ ऑफर बेतुका लगता है क्योंकि जैक को फेलोन की तरह बड़े परिवारों का सपोर्ट नहीं मिला। उसके सर पर किसी भी इन्फ्लुएंशियल इंसान का हाथ नहीं है। हम देखते हैं कि जेम्स अपने जीवन की सबसे बड़ी और आखिरी गलती करने जा रहा है। वो इस पूरे प्रकरण की जानकारी मार्शनेस को देने की सोचता है। उसे लगा कि ऐसा करके वो उनका खास बन जाएगा और सोचता है कि भले ही जैक कितना बड़ा जीनियस क्यों ना हो, वो अकेले मार्की हाउस को नहीं हरा सकता। आगे हम देखते हैं कि मार्शनेस एलिजाबेथ से जैक के बारे में बात कर रही है कि कैसे उसने जेम्स को अपनी तरफ करने की कोशिश की पर उसे क्या पता था कि जेम्स अपनी लॉयल्टी नहीं बदलेगा और फेलोन को सपोर्ट करेगा। जैक की छोटी सोच का मजाक बनाते हुए उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। वो एलिजाबेथ को बताती है कि वो उसकी शादी के लिए लड़के ढूंढ रही है और धमकाती है कि अगर उसने अपनी पसंद से शादी करने की सोची तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम देखते हैं कि जैक दूसरा सर्कल भी बना चुका है। रॉन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि एक एवरेज मैजिशियन को फर्स्ट से सेकंड सर्कल जाने में 4 महीने लगते हैं। रॉन जो कि बहुत टैलेंटेड है उसे 2 महीने ही लगे पर जैक ने ऐसा केवल 5 घंटों में ही कर लिया था। डिनर का टाइम हो चुका है पर आज जैक रॉन का बनाया हुआ डिनर नहीं करना चाहता। वो मेन बिल्डिंग
जहाँ उसे जाना भी अलाउड नहीं है, वहाँ जाकर सबके साथ डिनर करना चाहता है। एक्चुअली वो सबको ये बताना चाहता है कि कल वो एकेडमी के लिए निकल रहा है। वो मेन बिल्डिंग में बवंडर की तरह आता है और सब उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। डर की वजह से फेलोन और गुस्से से उसकी माँ का खाना गले से नीचे नहीं उतर रहा था। मार्की के पूछने पर जैक बताता है कि वो कल एकेडमी के लिए निकल रहा है। जैक फेलोन से मजे लेने के लिए उसके हाल चाल पूछता है। वो कहता है कि उसे फेलोन के वाटर फोबिया के बारे में पता चला, जिसे सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। फेलोन को कुछ भी पीने से डर लगने लगा था। जैक उसे वाइन ऑफर करता है पर पूरी वाइन टेबल पर गिरा देता है। ये देखकर फेलोन की रूह कांप जाती है और उसकी माँ जैक पर चिल्लाने लगती है, जिस पर जैक कहता है कि शायद आसपास कोई कुत्ता भौंक रहा है और वो वहाँ से जाने लगता है। मार्शनेस गुस्से से पागल हो रही थी और वो जैक से कहती है कि उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और वो उससे रिवेंज जरूर लेगी। जैक कहता है कि वो इंतजार करेगा और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जैसा मार्शनेस ने कहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और जैक अपनी एकेडमी की जर्नी पर निकल पड़ा। जेम्स, एक 6th सर्कल नाइट, रेजिन और कुछ गार्ड्स भी उसके साथ जा रहे थे। एलिजाबेथ और रॉन भी थोड़ी दूर तक आते हैं। एलिजाबेथ जैक की चिंता कर रही थी पर जैक उसे रॉन के साथ वापस जाने को कहता है और रॉन को उसका प्रॉमिस याद दिला सीक्रेटली उसे फॉलो कर शाम को मिलने को कहता है। जैक समझ चुका था कि गार्ड्स की आपस में कोई प्लानिंग है जिसके पीछे मार्शनेस का हाथ है। जैक कैरेज में ही सो जाता है। शाम हो चुकी थी। जैक कैरेज से बाहर आया और जेम्स को देखकर मुस्कुराने लगा। जैक समझ गया था कि जेम्स ने अपनी लॉयल्टी नहीं बदली क्योंकि सारे गार्ड्स उसे घेर कर खड़े थे। रेजिन जैक से कहता है कि एकेडमी जाने में अभी 4 दिन लगेंगे और हर रात वो गार्ड्स रुककर कैंपिंग करेंगे, जिसमें वो जैक को बुरी तरह मारेंगे, उसके हाथ पैर तोड़ेंगे और जब सुबह होने वाली होगी तब उसे हीलिंग पोशन से हील कर देंगे। इसी के साथ मार्शनेस ने उन्हें एक और ऑर्डर भी दिया है। जैक के पूछने पर रेजिन बताता है कि वो जानते हैं जैक ने अपना मैना सर्कल बना लिया है और वो उसका मैना सर्कल भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। हमें पता चलता है कि मैना सर्कल को डिस्ट्रॉय करना डेथ के बराबर है। टूटे हुए मैना सर्कल को वापस तो बनाया जा सकता है पर उससे मैना जनरेट करने का चांस 0.001% है। जिसका मैना सर्कल डिस्ट्रॉय हो जाता है वो पूरी जिंदगी के लिए ट्रिपल हो जाता है। रेजिन बताता है कि उसने जेम्स से जैक के टैलेंट के बारे में सुना पर केवल टैलेंट से वो कुछ भी नहीं कर सकता और उसकी फेट नहीं बदलेगी। वो जैक को मारने के लिए बढ़ता है। बाकी सर्वेंट्स डर से छुप रहे थे क्योंकि कोई भी उनके बीच में नहीं पड़ना चाहता था। ये सब देखकर जैक इतना आपाक हो रहा था। वो रॉन की प्रेजेंस को कंफर्म करता है और गार्ड्स को अपनी पिछली लाइफ के इवेंट्स के बारे में बताने लगता है। गार्ड्स को लगा कि जैक डर की वजह से पागल हो गया है। जैक कहता है कि रिवेंज किसी भी इंसान को पागल होने पर मजबूर कर देता है। वो एलिजाबेथ पर हुए अत्याचार को भुला नहीं सकता था और रेजिन से कहता है कि भले ही सिर्फ हुनर होने से वो कुछ भी ना कर पाए पर जिसके पास असीम हुनर और ताकत होती है उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। वो मैना इकट्ठा करता है और अपनी प्रीवियस लाइफ की टेक्निक से एक पावरफुल अटैक करता है। उन गार्ड्स को समझ आ गया कि अगर अभी उन्होंने जैक को जान से नहीं मारा तो उनका बचना मुश्किल है, पर जैक के अटैक के सामने कोई भी नहीं टिक पाया और हमें वहाँ मौत का नंगा नाच देखने को मिला। केवल गार्ड्स ही नहीं बल्कि सारे सर्वेंट्स भी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। रॉन बाहर आया और उसने जो भी देखा उसका यकीन करना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जैक की कमजोर बॉडी भी इस अटैक को झेल नहीं पाई। रॉन उसे टॉप ग्रेड पोशन देता है जिसे पीकर वो बेहतर फील करता है। वो रॉन को थैंक्स कर उसे अपना सीक्रेट बताता है कि वो टाइम में पीछे आ चुका है। रॉन यही सोच रहा था कि जैक ने पिछली लाइफ में ऐसा क्या झेला जिसकी वजह से वो इतना पावरफुल बन गया कि एक स्वॉर्ड अटैक से उसने 25 लोगों की जान ले ली। अगले दिन रॉन जैक से पूछता है कि डेड बॉडीज का क्या करना है, जिस पर जैक उन्हें जंगल के बीस्ट के भरोसे छोड़ देता है। जैक रॉन से कहता है कि अगर मार्की उससे इस सब के बारे में पूछे तो वो सारा ब्लेम जैक पर डाल दे और अगर रॉन को ऐसा लगे कि मार्की उसे जान से मारने वाला है तो वो मार्की को बता दे कि अगर रॉन या एलिजाबेथ को कुछ भी हुआ तो उस दिन से मार्की हाउस के अंत की शुरुआत हो जाएगी। रॉन वहाँ से जाने लगता है और जैक उसे एलिजाबेथ का ध्यान रखने को कहता है। जैक अब अकेले था पर उसे एकेडमी जाने से पहले कहीं और जाना था। उसे सबसे पहले अपनी मास्टर वैलेंटाइन मिलोस को लेने जाना है। वो मास्टर जिसने उसे रिवेंज लेने की पावर दी और जिसे ब्लैक मैजिक का सुप्रीम सॉर्सरर माना जाता है। जर्नी के बीच में जैक एक रेस्टोरेंट में रात गुजारने का डिसीजन लेता है। वहाँ की ओनर उसे वेलकम करती है और इतने यंग कस्टमर को देख बहुत खुश होती है और उसके लिए डिनर का इंतजाम भी करती है।
वहाँ बैठे कुछ लोग यही बात कर रहे थे कि मार्की की सुपर एलीट फोर्स को जंगल के सारे मैजिकल बीस्ट डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर मिला है। उन सोल्जर्स के साथ कई मर्सनरीज भी जाएंगे क्योंकि फॉरेस्ट बहुत से मैजिकल बीस्ट का घर है। बीस्ट जैसे कि ऑग्र, ऑक्स, गॉब्लिन्स, हार्पीस और पता नहीं क्या क्या। बात करते करते वो मार्की हाउस के तीसरे बेटे यानी जैक पर चर्चा करने लगते हैं। वो कहते हैं कि जैक एक ब्लैक मैजिक यूजर है जिसे अपने ही घर में प्रिजन में रहना पड़ा। वो उसका मजाक बना रहे थे और जैक उनकी बातों को सुन मुस्कुरा रहा था। तभी ओनर उसके लिए खाना लाती है और कहती है कि लोग अक्सर अफवाहों पर यकीन कर लेते हैं बिना पूरा सच जाने। जैक कहता है कि कभी कभी अफवाहें भी सच होती हैं। ओनर जवाब देती है कि जैक इतना अट्रैक्टिव है तो शायद ब्लैक मैजिक वाली अफवाह झूठी होंगी। वो जानती थी कि उसके सामने जैक वॉलंटियर बैठा है। ये सुन जैक हैरान था और ओनर की अपीयरेंस देख वो समझ जाता है कि वो एडवेंचरर गिल्ड की ब्रांच मैनेजर है जो साथ ही साथ रेस्टोरेंट भी मैनेज कर रही है। गिल्ड्स एडवेंचरर्स को हायर कर उन्हें कई तरह की जॉब्स देती है जैसे मॉन्स्टर हंटिंग और बैटल फाइट्स। उस रेस्टोरेंट की बाजू वाली बिल्डिंग एडवेंचरर गिल्ड की ही है और ये रेस्टोरेंट भी वही ओन करती है। वो जैक से काफी अच्छे से पेश आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसका नाम जेन है। जैक उसे बताता है कि वो एक जर्नी के बीच में है और वो कुछ हंटर्स को हायर करना चाहता है। उसे 5 हंटर्स चाहिए जो उसकी जर्नी में हेल्प कर सके। वो एक कैरेज का भी इंतजाम करने को कहता है। जेन बताती है कि उसका काम हो जाएगा और वो सोने चला जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जैक पावरलेस है और उसके सामने उसकी मास्टर है जो उसे कह रही है कि इस दुनिया में कमजोरों को कुचलने के लिए पावरफुल लोगों की कमी नहीं है। जैक को बदलना पड़ेगा और इसमें वो उसकी हेल्प करेगी। तभी जैक नींद से जागता है और उसकी आंखों में आंसू थे। जेन उसे इन्फॉर्म करती है कि उसकी जर्नी की तैयारी हो चुकी है और हंटर्स भी रेडी हैं। हंटर्स काफी एक्सपीरियंस्ड थे और उनमें से वो भी थे जो पिछली रात जैक का मजाक उड़ा रहे थे। हंटर्स का कैप्टन जॉन डो उसे ग्रीट करता है। जैक को ये समझने में देर नहीं लगी कि जॉन एक 8 सर्कल मर्सनरी है जो एक्चुअली में अपनी पावर्स को छुपा रहा था। जर्नी शुरू होती है। वो हंटर्स जो जैक का मजाक उड़ा रहे थे नहीं जानते थे कि जिस नोबल के साथ वो ट्रैवल कर रहे हैं वो जैक है। जैक उन्हें सबक सिखाने के लिए अपने मार्की हाउस का एम्बलम देता है जिससे वो बहुत डर जाते हैं। जैक उन्हें बताता है कि वो मार्की हाउस का एम्बलम है, वही मार्की हाउस जिसका बहुत जल्द अंत होने वाला है। जैक उन्हें पुरानी बातें भूलने को कहता है पर साथ ही उन्हें पावर डिफरेंस भी समझा देता है। रात में वो लोग कैंपिंग करते हैं जहाँ जैक उन्हें ड्रैगन्स की स्टोरी बताता है। सबको लगता है कि ड्रैगन्स अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी जगह केवल पुरानी किताबों की कहानियों में है, पर जैक बताता है कि ऐसा नहीं है और उनके कॉन्टिनेंट में ही 16 ड्रैगन्स हैं। टल्कन एम्पायर के पास भी एक बेबी ड्रैगन है। ड्रैगन्स का एक ही मिशन है, ब्लैक सी के बैरियर की सुरक्षा करना जो ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है। जैक की बातें सुन सब उस पर हंस रहे थे और किसी को भी उसका विश्वास नहीं हो रहा था। जैक नहाने चला जाता है पर उसे एक बात खटक रही थी कि उसके साथ एक 8 सर्कल मर्सनरी ट्रैवल क्यों कर रहा है। 8 सर्कल मर्सनरी बहुत पावरफुल होते हैं। कंट्री की सबसे एलीट फोर्स का कैप्टन भी 8th सर्कल है। उसने जॉन के बारे में पहले कभी भी नहीं सुना था तो उसे शक था कि जॉन टल्कन एम्पायर का स्पाई है। वो अपना शक दूर करना चाहता था और इसलिए सीधे जॉन से जाकर पूछता है कि वो जो इतना पावरफुल है उसे फॉलो क्यों कर रहा है। जॉन के साथी ये सुनकर हैरान थे। जैक जॉन से कहता है कि वो सच सुनना चाहता है और अगर जॉन की बातों से वो सेटिस्फाई नहीं हुआ या जॉन टल्कन एम्पायर का स्पाई निकला तो वो उसे वही मार देगा। वो जॉन को अपनी बात कहने के लिए 1 मिनट का समय देता है। जॉन को अपनी सिचुएशन का अंदाजा हो गया था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे एक हिरण शेर के सामने हो। जैक का दिया हुआ समय और उसका सब्र दोनों खत्म हो रहे थे। तभी जॉन अपनी स्टोरी बताना शुरू करता है। जॉन और जेन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जेन एक नोबल है पर जॉन कॉमनर था, इसीलिए उनका साथ रहना इम्पॉसिबल है। जॉन जैक के साथ इसलिए आया क्योंकि उसे लगा कि जैक के करीब आने से शायद उन दोनों का भी कुछ भला हो जाएगा। जैक का शक पूरी तरह नहीं मिटा तो वो जॉन का टेस्ट
टेस्ट लेता है। वो जॉन से पूछता है कि क्या उसे टल्कन की बेबी ड्रैगन वाली स्टोरी याद है। जैक आगे बताता है कि 10th सर्कल यूजर्स को मास्टर कहा जाता है, जिन्हें सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है, पर उनसे ऊपर भी पावरफुल बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें ट्रांसीडेंट्स कहा जाता है। अब से 2 साल बाद टल्कन एम्पायर में एक इंपीरियल नाइट 10th सर्कल मास्टर की बाउंड्रीज से ऊपर उठ पहला ट्रांसीडेंट बनेगा। लोगों को लगेगा कि वो अपनी मेहनत से ऐसा कर पाया, पर सच बेहद खौफनाक था। उसने अपने ब्लड और बॉडी के आधे से ज्यादा बोन्स को ड्रैगन के ब्लड और बोन से रिप्लेस किया था। वो एक एक्सपेरिमेंट था जो ना ही ह्यूमन था और ना ही ड्रैगन। वो पहला हाइब्रिड था जो कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल बना। जॉन पूछता है कि इस सब का प्रेजेंट सिचुएशन से क्या कनेक्शन है, पर जैक बताता है कि टल्कन एम्पायर ने अपने स्पाइस को कई कंट्रीज में इंफॉर्मेशन गैदर करने और ड्रैगन्स की एग्जिस्टेंस को कंफर्म करने के लिए भेजा है। जॉन को ये सब फिक्शनल स्टोरी लग रही थी। जैक उसके एक्सप्रेशंस से समझ जाता है कि वो स्पाई नहीं है और वहां से जाने लगता है। तभी अचानक वो पीछे घूमकर जॉन पर तलवार तान देता है। जॉन का हाथ उसकी स्वॉर्ड की तरफ जा रहा था। जैक उसे वार्न करता है कि ये पहली और आखिरी बार है जब वो उसे छोड़ रहा है। अगर फिर कभी उसने अपनी ब्लड लस्ट ऐसे रिलीज करी तो वो उसके साथ बाकी सबको भी मौत के घाट उतार देगा। माहौल थोड़ा शांत हुआ और जैक सोने चला गया। जॉन के साथी उसकी सिचुएशन समझते हैं और ये जानकर कि उनका लीडर इतना पावरफुल है, उन्हें उस पर बहुत गर्व होता है। जॉन अभी भी कांप रहा था। जब जैक ने उसे वार्निंग दी तो उसे लगा कि वो अपनी पैंट गीली कर देगा, पर जैक ने जो भी स्पाइस और ड्रैगन्स के बारे में कहा वो इस बारे में और जांच पड़ताल करना चाहता था। दूसरी तरफ मार्की को खबर मिलती है कि जैक के साथ गए सभी गार्ड्स और सर्वेंट्स फॉरेस्ट में डेड मिले हैं। डेड बॉडीज की हालत देख ऐसा लग रहा है कि किसी ने उन्हें बहुत एडवांस्ड मैजिक से मारा है। मार्की चिंता में है क्योंकि ये सब तभी हुआ जब एलीट फोर्सेस फॉरेस्ट में बीस्ट को मारने गई हैं। उसे किंग और ड्यूक पर शक है। वो अपने इन्फॉर्मर गोंजालेस से इस बारे में पता लगाने को कहता है। उसे जब पता चला कि जैक बच गया क्योंकि उसकी बॉडी नहीं मिली थी तो वो उसे वापस लाने का ऑर्डर देता है और गोंजालेस को पूरी अथॉरिटी देता है। मार्की को लगा कि शायद जैक इस सब के बारे में कुछ जानता हो और इसी बहाने जिंदगी में पहली बार वो मार्की के किसी काम आ पाएगा। जैक की जर्नी खत्म होने को आई और वो माउंटेन्स पर पहुंच चुका था। वो जॉन को पेमेंट कर उस पर डाउट करने के लिए माफी मांगता है। जॉन उससे कहता है कि वो उसके टैलेंट से बहुत इम्प्रेस्ड है, पर ऐसे लोग जिन्हें पावरफुल फैमिलीज का सपोर्ट नहीं मिलता वो जल्दी ही मारे जाते हैं। वो उसे मर्सनरी बनने का ऑफर देता है क्योंकि ऐसे वो सेफ और कंफर्टेबल लाइफ जी सकता था। जैक कहता है कि वो कितना पावरफुल है ये तो जॉन अब तक जान ही चुका होगा, पर वो जॉन के बिहेवियर से खुश था और इसलिए उसे एक टिप देता है और बताता है कि आने वाले कुछ सालों में वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में कुछ बड़ा ही विचित्र होगा, पर जब ऐसा हो तो उसे छुप कर रहना होगा क्योंकि वो हैंडल करना उसके बस की बात नहीं है। हमें पता चलता है कि जॉन का असली नाम दिनास्तिस्मो है। जैक उनसे विदा लेता है और अपनी मास्टर को खोजने पहाड़ों में निकल पड़ता है। वो पहाड़ों में एक गुफा के पास पहुंचा और उसके अंदर चला गया। वो एक बड़ी दीवार के सामने खड़ा है और हमें पता चलता है कि इसी दीवार के पीछे उसकी मास्टर है। उस दीवार के पार जाने के लिए सैक्रिफाइस की जरूरत थी तो वो बॉटल में भरे अपने आंसू और खुद के ब्लड से वो सैक्रिफाइस पूरा करता है। पिछली लाइफ में जब उसकी उम्मीद टूट चुकी थी और वो अपनी जिंदगी का अंत करने वाला था, तभी उसके आंसू और खून उसी दीवार पर गिरे थे, जिसके बाद एक नया रास्ता खुला और वो अपनी मास्टर से मिल पाया था। इस बार भी रास्ता खुल चुका था और जैक एक सीक्रेट बेसमेंट में जाने लगा। जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी थी। जैक फाइनली अपनी मास्टर के सामने है। इंसान की इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती और इसीलिए वो अनंत काल तक जीना चाहता है, पर कड़वा सच यही है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। पर ये जैक की मास्टर के लिए झूठ के समान है क्योंकि वो 400 साल की है।
उसने मैजिक से अपनी बॉडी और सोल को अलग कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी एजिंग तो रुक गई थी पर उसे डॉल के फॉर्म में रहना पड़ रहा था। पर इस मैजिक की भी लिमिटेशंस हैं और वो हमेशा के लिए अमर नहीं है। पिछली लाइफ में जैक से मिलने के बाद वो 10 साल और जिंदा रह पाई थी, पर इस बार क्योंकि जैक 3 साल पहले ही वहाँ आ चुका है तो अब वो अपनी मास्टर की गाइडेंस में 13 साल रह पाएगा। मास्टर जैक से पूछती हैं कि वो कौन है, जिस पर वो खुद को उनका डिसाइपल बताता है। मास्टर सोचने लगी कि उनका ऐसा कौन सा डिसाइपल है जिसके बारे में उन्हें खुद ही नहीं पता, पर जैक उन्हें बताता है कि वो उनका ही डिसाइपल है जो फ्यूचर से आया है। मास्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो जैक को उनसे मजाक ना करने की वार्निंग देती है। जैक समझ जाता है कि अब खुद को प्रूफ करने के लिए बस एक ही तरीका है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। जैक अपनी टेक्निक सोल ऑरा का यूज करता है, जिसे देख मास्टर हैरान हो जाती है। वो उस टेक्निक से मास्टर की चेन्स को तोड़ उन्हें वहाँ से फ्री करना चाहता है। मास्टर उसे वार्न करती हैं कि अगर उसकी चेन्स टूटी तो वो जगह भी ढह जाएगी। जैक आउटकम्स के लिए तैयार था और चेन्स तोड़ने के लिए अटैक करता है। हमें पता चलता है कि मास्टर को वहाँ जूलियस टेस्लन ने कैद किया है, जिसे उनके समय का हीरो कहा जाता था। मास्टर को उनकी इच्छा के खिलाफ रोकना नामुमकिन है, इसीलिए उसने उनसे वादा किया था कि वो उन्हें लेने जल्दी ही वापस आएगा, पर उसने मास्टर को धोखा दिया और कभी भी उन्हें लेने नहीं आया। कई साल बीत गए और मास्टर को भी रियलाइज हुआ कि हीरो ने उन्हें त्याग दिया है। जैक अपनी टेक्निक का यूज कर मास्टर की चेन्स तोड़ देता है। मास्टर इससे बहुत हैरान थी क्योंकि चेन्स ड्रैगन बोन से बनी थी, जिन्हें तोड़ना आम बात नहीं है। मास्टर फ्री हो चुकी थी और जैक उनसे कहता है कि वो जूलियस जैसा नहीं है और इससे वो अपनी बातों से नहीं बल्कि एक्शन से प्रूफ करेगा। वो जगह ढहने लगी और तभी जैक एक स्पेशल डिफेंसिव टेक्निक का यूज करता है, जिसकी फोर्स से एक ब्लास्ट हुआ और उस पहाड़ का वहां से नामो निशान मिट जाता है। मास्टर और जैक सेफ थे, पर मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि जैक इतनी कम उम्र में सोल एनर्जी कैसे यूज कर पा रहा है। जैक कहता है कि उनके डिसाइपल से इतना तो एक्सपेक्टेड होना ही चाहिए और मास्टर उसे छूकर कंफर्म करती हैं कि वो वाकई सच बोल रहा है। जैक उन्हें अपने टाइम रिग्रेशन के बारे में बताता है और एग्जॉशन की वजह से वहीं गिर जाता है। मास्टर फाइनली उस पर बिलीव करती है और हम देखते हैं कि जैक की जर्नी में उसकी मास्टर भी जुड़ चुकी हैं। 5 दिन बाद असेंबल टेरिटरी में जैक अपनी मास्टर के साथ ट्रैवल कर रहा है और यही सोच रहा है कि इन 5 दिनों में उन्होंने उससे एक भी शब्द क्यों नहीं कहा। मास्टर बताती है कि उन्हें पहले लगा कि जैक टेस्लन हाउस का वंशज है, पर ऐसा नहीं था क्योंकि वो सोल एनर्जी यूज कर सकता है, जो कि एक ऐसी पावर है जिसे बड़े बड़े 10th सर्कल मास्टर्स भी यूज करने के काबिल नहीं हैं। उन्हें ये भी पता है कि जैक के हाथों पर इतने लोगों का खून है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, पर वो जैक से एक सवाल करती हैं जिसके बारे में उसने आज से पहले कभी भी नहीं सोचा था। वो पूछती हैं कि आखिर उसे ही समय में पीछे आने का मौका क्यों दिया गया और क्या हो अगर किसी ने उसे जानबूझकर मैजिक से इस समय में वापस बुलाया हो। इस सवाल का उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। वो कहता है कि वो अपनी पावर से ऐसा नहीं कर सकता था और अगर सच में उसे किसी ने इस टाइम में वापस बुलाया है तो वो इंसान एक ना एक दिन उससे जरूर मिलेगा। आगे हम देखते हैं कि जब भी जैक अपनी पावर्स यूज करता है तो इसका उसकी बॉडी पर बुरा असर पड़ता है। कई हेल्थ पोशंस लेने के बाद भी वो पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाता है और इसीलिए वो एक कॉमरेड चाहता है जिस पर वो ट्रस्ट कर सके और जो उसे प्रोटेक्ट करने के काबिल हो। वो स्वॉर्ड खरीदने जा रहा था कि तभी एक लड़की उससे टकरा जाती है। वो लड़की जैक से माफी मांगती है और जैक भी उसे सॉरी बोलने जा ही रहा था कि तभी वो कुछ ऑब्जर्व करता है। जैक उस लड़की को पैसे देकर उसे उसका कॉमरेड बनने के लिए कहता है। वो लड़की पैसे देखकर घबरा जाती है और जैक को वो पैसे वापस लौटाती है। जैक उसे छोटा अमाउंट देता है जिसके बदले वो उसे अपने फूल देकर वहाँ से चली जाती है। जैक को लगा नहीं था कि उसे उसका कॉमरेड ऐसी जगह पर मिलेगा। तभी मास्टर कहती है कि उन्होंने भी बहुत टाइम बाद एक वेम्पायर को देखा है। जैक को वेम्पायर वाली बात समझ नहीं आई। मास्टर को लगा कि जैक ने उस लड़की को कॉमरेड बनने का ऑफर इसलिए दिया था क्योंकि वो जानता था कि वो एक वेम्पायर है, पर जैक ये नहीं जानता था और उसने ऑफर इसीलिए दिया क्योंकि उसे उस लड़की में 10th सर्कल मास्टर बनने का पोटेंशियल दिखा। मास्टर जैक से निराश है क्योंकि वो वेम्पायर को आइडेंटिफाई नहीं कर सका, पर उन्हें लड़की का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा और उन्हें कुछ याद आया। वो
जैक से कहती हैं कि उसकी शॉपिंग के बाद वो किसी से मिलना चाहती हैं। 400 साल पहले मास्टर ने सभी रेस के किंग्स और ड्रैगन्स के साथ एक ट्रीटी की थी कि कोई भी रेस ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर नहीं करेगी, जिसके बाद सभी रेसेस मैजिक बीस्ट फॉरेस्ट में चले गए थे। पर किंग्स की डेथ के बाद रेसेस फॉरेस्ट से एस्केप करना चाहती थी। ड्रैगन्स जो कि 2000 साल से भी ज्यादा जिंदा रह सकते हैं, वो अभी भी ट्रीटी से बंधे थे। वो खुद एस्केप नहीं कर सकते थे तो वो और किसी को भी फॉरेस्ट से जाने नहीं देना चाहते थे। वेम्पायर्स एक ऐसी रेस है जिन्हें ड्रैगन्स के बराबर शक्तिशाली माना जाता है। वेम्पायर्स एस्केप करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने ड्रैगन्स से बैटल की, पर ड्रैगन्स जीत गए। इसका मतलब था कि वो लड़की किसी ऐसे वेम्पायर की बेटी है जो फॉरेस्ट से एस्केप कर पाया था। जैक उसे अपना सबऑर्डिनेट बनाना चाहता है, जिस पर मास्टर राजी तो हो जाती हैं, पर उसे उस लड़की को अपना ब्लड ना पिलाने की वार्निंग देती हैं। वो लड़की घर जाते वक्त जैक के बारे में सोच रही है, क्योंकि बहुत टाइम बाद किसी ने उससे अच्छा व्यवहार किया था। उसके हाथों में ऑर्क ब्लड है जिसे वो अपनी माँ के लिए लेकर जा रही है, क्योंकि उसे लगता है इसे पीकर उसकी माँ रिकवर कर लेगी। उसकी माँ ने बचपन में उसे ह्यूमन ब्लड पीने से मना किया था। वो केवल वही ब्लड पी सकती है जो उसके अंकल उसके लिए लाया करते हैं। वो घर आ चुकी है। उसका नाम चार्लट है और उनके यहाँ कोई गेस्ट आया है। हम देखते हैं कि वहाँ जैक पहले से ही मौजूद है, जिसे देखकर चार्लट शॉक्ड हो जाती है। चार्लट की माँ बहुत वीक है और मास्टर उससे पूछती है कि वो इस हालत में और इस जगह पर क्यों है। हम जान पाते हैं कि चार्लट की माँ असल में वेम्पायर्स की महान एंसेस्टर विवेन डी रॉयल हैं। जैक उन्हें अकेला छोड़ बाहर आ जाता है, पर मैना से उन्हें ऑब्जर्व भी कर रहा होता है। मास्टर के ऑरा से एंसेस्टर को उन्हें पहचानने में ज्यादा समय नहीं लगा और वो उनसे उनके डॉल फॉर्म के बारे में पूछती हैं। मास्टर इसे कर्ज बताते हुए कहती हैं कि वो महीने में बस एक बार ही ह्यूमन फॉर्म में रह सकती हैं। मास्टर एंसेस्टर से पूछती हैं कि वो मैजिक फॉरेस्ट छोड़ यहाँ पर क्यों है। उसकी हालत देख ऐसा लग रहा है जैसे उसने काफी टाइम से ह्यूमन ब्लड ना पिया हो। मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि एंसेस्टर ऐसे क्यों जी रही है। एंसेस्टर कहती है कि पास्ट में वो कभी भी मास्टर से बात नहीं कर पाई, पर उनकी वजह से ही वो ह्यूमन से बच पाए थे। तो वो उन्हें आगे बताती है कि मैजिक फॉरेस्ट में 5 तानाशाह हैं जिन्हें 2 लॉर्ड्स कंट्रोल करते हैं। उनके अत्याचारों की वजह से ही वेम्पायर्स वहां से भागना चाहते थे, पर ड्रैगन्स ने उन्हें मार दिया। एक ड्रैगन ने उसकी कंडीशन देख उससे कहा कि वो उसे और उसकी बेटी को जाने देगा, पर उन्हें जिंदगी भर उसी विलेज में ऑर्क ब्लड पर ही सरवाइव करना पड़ेगा। ये सुन मास्टर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि एक रॉयल वेम्पायर एंसेस्टर जो बाकी सभी रेसेस से ज्यादा पावरफुल है, उसकी ये हालत हो चुकी है कि वो बस एक विलेज में अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। चार्लट जैक से पूछती है कि वो लोग वहां से कब जाएंगे, क्योंकि उसके अंकल के आने का समय हो चुका है और उन्हें गेस्ट पसंद नहीं है। जैक अंकल के बारे में और जानना चाहता था, तो चार्लट बताती है कि अंकल बहुत अमीर हैं और उन्होंने ही उन्हें वहां रहने के लिए घर दिया और हर 3 दिन में उसके लिए खाना भी लाते हैं। जैक समझ गया कि खाने से उसका मतलब लो क्वालिटी ऑर्क ब्लड से है। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, एक आदमी उसे इंटरप्ट कर देता है। इसके बाद जो होने वाला था वो हमारी सोच से परे है। चार्लट उसे देख खुश होती है और अंकल कहकर बुलाती है। वो आदमी जैक की अपीयरेंस देख समझ जाता है कि जैक एक नोबल फैमिली से है। जैक भी अंकल को देख समझ रहा था कि वो आदमी असल में एक ड्रैगन है। ड्रैगन को एहसास हो जाता है कि घर में और भी लोग हैं। तभी मास्टर जैक से उस आदमी और चार्लट को अंदर लाने के लिए कहती हैं। ड्रैगन ने अभी तक एंसेस्टर को अपना खिलौना बना रखा था और आज वो उसी खिलौने से एक आखिरी बार खेलने आया था। उनके अंदर आते ही एंसेस्टर के होश उड़ जाते हैं। उसे नहीं पता था कि अंकल और कोई नहीं बल्कि वो ड्रैगन ही है जिसने उन्हें और ब्लड के सहारे जीने को कहा था। ड्रैगन कहता है कि वो उनके लास्ट मोमेंट्स में इंटरफेयर नहीं करेगा और चार्लट जो एक छोटी बच्ची है वो अपनी माँ की बिगड़ती हालत देख परेशान होने लग जाती है।
एंसेस्टर चार्लेट से माफी मांगती हैं क्योंकि वो आज तक उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई और जैक ये सब देख सोचता है कि उसे और मास्टर को वहाँ नहीं होना चाहिए था, पर क्योंकि किस्मत से अब वो वहाँ है तो वो ये सब ऐसे खत्म नहीं होने देना चाहता था। वो एंसेस्टर से उनकी बेटी की जिम्मेदारी उसे सौंपने को कहता है और बताता है कि जैसा वो चाहेंगी चार्लेट बड़ी होकर उसी रास्ते पर चलेगी, फिर चाहे वो वेम्पायर्स का रिवाइवल हो या वर्ल्ड डोमिनेशन। अगर वो चाहेंगी तो जिन ड्रैगन्स ने उन्हें सताया है उन्हें भी मार दिया जाएगा। ये सब सुन ड्रैगन मुस्कुरा रहा था। एंसेस्टर कहती हैं कि वो बस यही चाहती हैं कि उनकी बेटी जिंदगी भर खुश रहे और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैक को दे देती हैं। एक गौर करने वाली बात ये है कि हमने अभी तक दो एक जैसे लोगों की कहानी देखी। एलिजाबेथ और चार्लेट दोनों रॉयल फैमिलीज से हैं और दोनों को ही खिलौने की तरह यूज किया जा रहा था। जैक दोनों की जिंदगी में खुशियां लाना चाहता है और चार्लेट से इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एंसेस्टर फाइनली अपने सभी कष्टों से मुक्त हो जाती है। ये सब देख ड्रैगन मेनियाक की तरह हंस रहा था। वो जैक से कहता है कि वो एक ऐसे बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है जो थोड़ी ही देर में अपनी माँ के पास पहुँचने वाला है। वो हंस ही रहा था कि तभी जैक उसे एक पंच करता है जिससे वो घर तोड़ते हुए बाहर उड़ जाता है, पर ड्रैगन भी वीक नहीं है और जैक से फाइट करने को तैयार हो जाता है। तभी मास्टर ड्रैगन से उसका नाम पूछती हैं, जिस पर वो उन्हें बोलती हुई डॉल कहकर उनका मजाक उड़ाता है। मास्टर कहती हैं कि दोनों लॉर्ड्स को छोड़कर बाकी पांचों ड्रैगन्स अभी भी फॉरेस्ट में ही होंगे, जिसका मतलब ये है कि वो उन पांचों ड्रैगन्स में से नहीं है। वो उसकी एज भी बता देती हैं कि वो अभी बस 200 साल का ही है, यानी वो बस एक नॉर्मल एडल्ट ड्रैगन है। अपनी पूरी सच्चाई पर से झूठ का पर्दा उठते देख ड्रैगन के होश उड़ गए और उसका खून खौलने लगा। ड्रैगन समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग कौन है जिन्होंने उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी है। मास्टर ड्रैगन को अपना इंट्रोडक्शन देती हैं, पर ड्रैगन को यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने जो डॉल है वो असल में इतिहास की मशहूर नेक्रोमांसर वैलेंटाइन मिलोस है। ड्रैगन का शक तब सच साबित हुआ जब मास्टर ने दोनों ड्रैगन लॉर्ड्स का नाम भी रिवील कर दिया। ड्रैगन लॉर्ड्स का नाम बहामोथ और वॉलीमॉट है। मास्टर ड्रैगन से वापस फॉरेस्ट में जाने को कहती हैं, जिस पर ड्रैगन एरोगेंटली बताता है कि ड्रैगन सबसे हाई और सुप्रीम बींग्स हैं और ह्यूमंस को छोड़ बाकी रेसेस ड्रैगन्स की दया की वजह से ही फॉरेस्ट में जिंदा हैं। मास्टर कहती हैं कि ये उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ड्रैगन्स ने कुछ भी नहीं किया और उनका अग्रेसिव बिहेवियर देख मास्टर ने ही उन्हें और ह्यूमंस को अलग किया था ताकि कोई वॉर ना हो। मास्टर की वजह से ही ड्रैगन्स अभी तक कंट्रोल में हैं और ह्यूमंस भी शांति से जी पा रहे हैं। ये जानकर ड्रैगन मास्टर से बदतमीजी से बात करता है, जिस पर जैक उसे टोक उसका मजाक बनाते हुए उसे लिजर्ड से कंपेयर करने लगता है। ड्रैगन ने गुस्से में जैक पर अटैक किया, पर जैक ने उसका अटैक डॉज कर उसे ही किक कर दिया। ड्रैगन को विश्वास नहीं हुआ कि एक ह्यूमन इतना पावरफुल कैसे हो सकता है जिसकी एक ही किक से वो अपने घुटनों पर आ गया हो। जैक उसे उसकी औकात याद दिलाते हुए मास्टर से तमीज से पेश आने को कहता है। साथ ही में उसे उनके सामने आंखें नीची कर बात करने की धमकी भी देता है। ड्रैगन से इतना अपमान सहा नहीं गया और उसने जैक को दूर फेंक दिया, जिससे जैक घर के अंदर आ गिरा, पर उसे एक भी खरोच नहीं आई थी। वो चार्लेट को उसके अंकल का असली रूप दिखाता है और बताता है कि कैसे वो अभी तक उसकी और उसकी माँ की जिंदगी से खेल रहा था। ड्रैगन ने ही चार्लेट के पापा और उनके लोगों को भी मारा था। चार्लेट जो पहले से ही अपनी माँ के गुजरने के सदमे में है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर जैक उससे वादा करता है कि वो उसका बदला जरूर लेगा। जैक और ड्रैगन की फाइट शुरू हुई। जैक ने पहला अटैक किया, पर ड्रैगन को लगा कि जैक केवल हवा में ही तलवार चलाना जानता है। तभी वो रियलाइज करता है कि जैक ने अटैक उसे घायल करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी शान उसके बड़े बालों को काटने के लिए किया था। अपना ऐसा मजाक बनते देख ड्रैगन पागल हो गया और उसने जैक पर मैजिक अटैक किया। जैक ने बड़े आराम से उसके अटैक को कैंसिल कर दिया और जब तक ड्रैगन कुछ समझ पाता तब तक जैक ने एक और अटैक कर उसे धराशाही कर दिया। तभी जैक को कुछ याद आता है। इस ड्रैगन का नाम वैलेक्टस है, जो असल में ड्रैगन लूका का बेटा है। लूका उन 5 ड्रैगन्स में से एक है जो अभी मैजिक बीस्ट फॉरेस्ट को मैनेज करते हैं। ड्रैगन को समझ नहीं आया कि जैक उसके पापा का नाम कैसे जानता है और हमें पता चलता है कि प्रीवियस लाइफ में जैक ने ही लूका का अंत किया था। जैक ड्रैगन को अगले 5 सेकंड में उसकी मास्टर से माफी मांगने को कहता
कहता है, पर अच्छा मौका देख ड्रैगन वहां से भागने लगता है। ड्रैगन बहुत डरा हुआ है और वहां से निकल वो बाकी ड्रैगन्स को इन इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्म करना चाहता था। तभी जैक अपनी स्पेशल सोल टेक्निक का यूज कर एक वोर्टेक्स क्रिएट करता है, जिससे ड्रैगन का बचना नामुमकिन था। वो वोर्टेक्स ड्रैगन को निगल जाता है और ड्रैगन अपने आखिरी समय में यही सोच रहा था कि आखिर उसका पाला किस मॉन्स्टर से पड़ गया है। इसके बाद हम जैक को एक रॉयल रूम में देखते हैं। उसे अभी अभी होश आया है और उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी रॉन वहां आ जाता है, जो जैक को होश में देख बेहद खुश है। जैक रॉन से सबसे पहले चार्लेट और डॉल के बारे में पूछता है, जिस पर रॉन बताता है कि वो लड़की दूसरे रूम में सो रही है और वो डॉल वहीं उनके बीच प्रेजेंट है। जैक मास्टर को ग्रीट करता है और रॉन एक बोलती हुई डॉल को देख बहुत हैरान है, जिस पर जैक बताता है कि ये डॉल उसकी मास्टर है। जैक रॉन को उसकी मास्टर से अच्छे से पेश आने के लिए कहता है और ये भी पूछता है कि वो सब उस जगह पर कैसे पहुंचे। रॉन बताना शुरू करता है कि जब स्कॉट फोर्सेस की डेड बॉडीज माउंटेन्स में मिली तो इसकी जानकारी मार्की को दी गई और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नाइट गोंजल्स को भेजा। गोंजल्स को लगा कि रॉन इस सब के बारे में जानता होगा, तो उसने उसे ट्रैक करना शुरू किया और रॉन को भी इन्वेस्टिगेशन फोर्सेस के साथ जैक को ढूंढने के लिए भेजा गया। जब उन्हें जैक की लोकेशन पता चली और वो असेंबल सिटी पहुंचे तो वहां उन्होंने एक मैजिक एक्सप्लोजन देखा। एक्सप्लोजन की जगह पर उन्हें जैक बहुत बुरी तरह घायल मिला और उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसे टेंपल में शिफ्ट कर दिया। तभी उन दोनों को बात करते हुए कोई इंटरप्ट करता है और हम देखते हैं कि गोंजल्स, जो आयरन ब्लड नाइट्स का वाइस कैप्टन है, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जैक से पूछताछ करने आ चुका है। गोंजल्स आते ही अपना रौब दिखाने लगता है। वो जैक का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि एक रॉयल फैमिली के लड़के को एक कॉमनर लड़की के साथ घूमना शोभा नहीं देता। वो आगे कहता है कि भले ही जैक फेलॉन जितना होनहार नहीं है, पर फिर भी उसे अपने घर की इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। जैक सब कुछ चुपचाप सुन रहा है, क्योंकि उसे रॉन से पता चला था कि गोंजल्स ही उसकी ट्रीटमेंट के लिए 3 टॉप ग्रेड पोशंस लाया था। इसीलिए जैक डिसाइड करता है कि वो बस 3 बार बेइज्जती सहेगा। एक बार गोंजल्स उसकी बेइज्जती कर चुका है और इसी के साथ पूछताछ शुरू होती है। गोंजल्स हैरान है, क्योंकि आज तक जो लड़का उससे डरता था वो आज उससे आंखें मिलाकर बात कर रहा है। वो जैक से एस्कॉर्ट मिशन के बारे में पूछता है, क्योंकि उस इंसिडेंट का बस वो ही अकेला सर्वाइवर था। जैक बताता है कि गार्ड्स को बड़े अजीब ऑर्डर्स मिले थे। वो हर रात कैंपिंग कर उसके हाथ पैर तोड़ना चाहते थे। सुबह होने पर उसे फिर से हील किया जाता और ये सिलसिला अगले 4 दिनों तक चलता। गोंजल्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो जैक को बीच में ही टोक देता है और इसी के साथ वो जैक की एक और बार बेइज्जती कर चुका था। जैक आगे बताता है कि 6th सर्कल नाइट रेजन उसका मैना सर्कल तोड़ना चाहता था और इसीलिए उसने सेल्फ डिफेंस में उन सबको मार डाला। गोंजल्स को ये सब मजाक लग रहा था और वो जैक से बदतमीजी करने लगता है। तभी रॉन उसे शांति से बैठकर बात करने को कहता है, जिस पर गोंजल्स ने रॉन को ये कहकर धक्का दे दिया कि एक मामूली सा सर्वेंट उसे कैसे हाथ लगा सकता है। गोंजल्स के 3 चांस ओवर हो चुके थे और रॉन से ऐसा बर्ताव करते देख जैक से भी रहा नहीं गया। उसने एक जोरदार पंच से गोंजल्स को हिट किया, जिससे वो तुरंत बेहोश हो गया। जैक रॉन से कहता है कि अब से उसे एक पावरलेस सर्वेंट की तरह जीने की कोई जरूरत नहीं है। रॉन एक 9th सर्कल नाइट है, पर आज तक केवल जैक की सेफ्टी के लिए वो सबके टॉर्चर चुपचाप सहता आ रहा था, पर अब समय बदल चुका है। रॉन गोंजल्स की धुलाई शुरू करता है और उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा था। रॉन को देख गार्ड्स को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, पर हैरानी की बात यह है कि रॉन जो एक मैजिशियन है, वो मार्शल आर्ट्स का यूज कर गोंजल्स से फाइट कर रहा था। गोंजल्स को सबक सिखाने के बाद जैक उससे बात करने आता है। जैक जानता है कि गोंजल्स एक केपेबल नाइट है। मार्की के सामने उसकी अच्छी रेपुटेशन है और कम उम्र में ही उसने काफी कुछ अचीव किया है। गोंजल्स को जान से मारना उसका टैलेंट वेस्ट करने जैसा है और यही सोचकर जैक उसे एक ऑफर देता है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी मास्टर रॉन के पास आ जाती हैं। उनका सम्मान करते हुए रॉन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, पर मास्टर ने उससे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर उसे जोर का झटका लगा। मास्टर कहती हैं कि रॉन ने स्वॉर्ड फैमिली की एनर्जी इनहेरिट की है। उसने 20 साल पहले ही 9th सर्कल स्टेज को अचीव कर लिया था, जिससे स्वॉर्ड फैमिली में उसकी काफी हायर पोजीशन रही होगी। मास्टर को समझ नहीं आ रहा था कि रॉन जो बड़े आराम से 10 सर्कल मैजिशियन बन सकता है, यहाँ तक कि सोल एनर्जी को भी कंट्रोल कर सकता है, वो एक नॉर्मल सर्वेंट की जिंदगी जीकर जैक को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। रॉन ने पिछले 19 सालों से मैना यूज नहीं किया है, जब से वो मार्की हाउस में आया था। लास्ट बार उसने मैना यूज अपनी प्रेजेंस को छुपाने के लिए किया था, जब वो जैक को फॉलो कर रहा था। मास्टर को पता चलता है कि इतना काबिल और पावरफुल होने पर भी रॉन अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहता और बस जैक का सर्वेंट बन उससे प्रोटेक्ट करना चाहता है। मास्टर को अभी तक शक था कि जैक इतना टैलेंटेड कैसे है, पर रॉन से बात कर वो सब समझ जाती हैं। जब स्वॉर्ड फैमिली का एक हाई क्लास वॉरियर जैक को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा है, तो इसका मतलब जैक बहुत खास है, पर अभी भी जैक बहुत सी चीजों से अनजान था। गोंजाल्स वाइस नाइट कैप्टन
कैप्टन बनने के लिए मेहनत कर रहा था और जैक उसे इसी पोजीशन का ऑफर देता है। जैक उसके ऊपर बैठ उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। गोंजाल्स को लगा कि वो मरने वाला है, पर जैक उसमें एनर्जी फ्लो कराने लगता है। जैक को गोंजाल्स के साथ मैजिक सर्कल्स फील हुए जो उसके दिल के पास रोटेट कर रहे थे। इन्हें सर्कल्स कहते हैं, पर इनका शेप डायमंड जैसा है। जैक अपनी स्पेल कास्ट करता है और उसके मैजिक से वहाँ एक और सिमिलर सर्कल फॉर्म होने लगता है। रूम में एक एनर्जी रिलीज हुई, जिसके साथ जैक भी अपना काम पूरा कर चुका था। उसने मैजिक से आर्टिफिशियली एक सर्कल बना दिया था, जिसकी वजह से गोंजाल्स अब एक 8 सर्कल मैजिशियन बन चुका है। जैक बताता है कि ये सर्कल टेम्पररी है और बस 3 से 5 महीने के लिए ही उसकी बॉडी में रहेगा। पर इसी के साथ जैक गोंजाल्स को वार्न करता है कि अगर अब से उसने उसके ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए तो वो एक ऐसी मौत मरेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैक गोंजाल्स से पूछता है कि उसने ये रूमर्स तो सुने ही होंगे कि उसे ब्लैक मैजिक यूज करना आता है। कुछ टाइम पहले जब जैक को फेलोन की कंडीशन की वजह से मार्की ने प्रिजन में कैद किया था, तब ये रूमर्स फैलाए गए थे कि जैक को ब्लैक मैजिक यूज करना आता है। जैक कहता है कि सभी रूमर्स सच हैं। गोंजाल्स भी ये समझ चुका था क्योंकि आर्टिफिशियल मैजिक सर्कल ब्लैक मैजिक से ही बनाया जा सकता है। गोंजाल्स को अब जैक से डर लगने लगा था और वो चुपचाप उसके ऑर्डर्स सुनने के लिए बैठ जाता है। जैक उसे 2 काम सौंपता है। सबसे पहले उसे मार्की हाउस वापस जाकर ये रिपोर्ट करना है कि एस्कॉर्ट्स की डेथ के बारे में जैक कुछ भी नहीं जानता। उसके बाद अगले 3 महीनों में उसे कम से कम 40 ऐसे गार्ड्स और हाई ऑफिशियल्स को मारना होगा जो मार्शनेस की साइड हैं। दूसरा ऑर्डर सुनकर गोंजाल्स के होश उड़ जाते हैं, पर जैक कहता है कि उसका 8 सर्कल केवल दिखावे के लिए नहीं है। गोंजाल्स अब पहले से ज्यादा पावरफुल है, तो उसके लिए गार्ड्स को मारना बेहद आसान होगा। जैक गोंजाल्स को वार्न भी करता है कि जब तक वो उसके ऑर्डर्स फॉलो करेगा तब तक उसे फ्यूचर में और भी बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। वो उसे अब से रॉन का सर्वेंट घोषित करता है और रॉन के सारे ऑर्डर्स बिना कोई सवाल पूछे फॉलो करने को कहता है। इसके बाद जैक तैयार होकर डिनर करने के लिए रॉन के साथ निकलता है कि तभी चार्लेट उसकी तरफ भागते हुए आती है और गले लगकर रोने लगती है। जैक और ड्रैगन की फाइट के बाद वो बहुत डर गई थी और इसीलिए जैक उससे बात करने उसे बाहर ले जाता है। चार्लेट अपनी मॉम की डेथ से दुखी है, पर जैक बताता है कि कम उम्र में उसने भी अपनी मॉम को खो दिया था। इसके बाद रॉन और मास्टर ने ही उसे संभाला। जैक ने मैजिक से हाथ काटा और अपना खून चार्लेट को पिला दिया। जैक उसे उसका सबऑर्डिनेट बन उसके साथ चलने को कहता है और खून पीकर चार्लेट के भी वेम्पायर इंस्टिंक्ट्स जाग जाते हैं। प्रॉपर ह्यूमन ब्लड पीने से उसकी बॉडी रिकवर होने लगी, क्योंकि वेम्पायर्स की यही खासियत होती है। चार्लेट जैक के साथ चलने को तैयार है और इसी तरह जैक को अपना पहला साथी मिल जाता है। डिनर करते वक्त रॉन ये जानकर आश्चर्यचकित है कि जैक ने ही उस ड्रैगन को मारा था। ड्रैगन 10 साल के होने पर ही 5 सर्कल मैना हार्ट बना लेते हैं और 50 साल के होने तक वो मास्टर स्टेज पर पहुंच जाते हैं, यानी उनके पास 10 सर्कल का मैना हार्ट होता है। ड्रैगन्स ड्रैगनॉइड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर अपने ड्रैगन फॉर्म को ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जहां उनके ओरिजिनल फॉर्म में उनका मैजिक पावरफुल होता है, वही ह्यूमन फॉर्म उनके क्लोज कॉम्बैट स्किल्स को निखारता है। उस ड्रैगन को जैक इसीलिए मार पाया क्योंकि उसे फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, वरना जैक के लिए भी ड्रैगन को मार पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो अभी बस एक सेकंड सर्कल मैजिशियन ही है। पर इन सबके बीच गौर करने वाली बात यह है कि रॉन को ड्रैगन्स के एग्जिस्टेंस की बात जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। जहां मर्सिनरी ग्रुप के लोग ड्रैगन्स की बात सुनकर जैक का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं रॉन सब कुछ शांति से सुन रहा था, जैसे उसे ड्रैगन्स के बारे में पहले से ही पता हो। जैक ये भी रियलाइज करता है कि रॉन के पास्ट के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानता। वो समझता है कि हर इंसान को अपने सीक्रेट्स रखने का हक है और इसीलिए वो रॉन की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। पर एक चीज थी जो जैक कंफर्म करना चाहता था। वो रॉन से डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या उसके टल्कन एम्पायर से कुछ रिलेशंस हैं, क्या वो टल्कन एम्पायर का स्पाई है। रॉन इससे साफ इनकार कर देता है और उसे कॉन्फिडेंट देख जैक को उसकी लॉयल्टी पर जो लेश मात्र शक था वो भी दूर हो जाता है। तभी वहां बैठी मास्टर जैक से कहती हैं कि उन्हें भी अब उस पर पूरा भरोसा है, क्योंकि जैक ने गोंजाल्स पर उनकी टेक्निक बॉन्ड ऑफ डार्कनेस का यूज किया था। इस टेक्निक का इजाद मास्टर ने किया है और पूरी दुनिया में उनके अलावा केवल जैक ही इसे यूज करना जानता है। इस टेक्निक का यूज कर मास्टर अपने एनिमीज और स्पाइस पर फोर्सफुली एक सर्कल बनाती थी और सर्कल में एक प्रॉमिस एनग्रेव कर देती थी। अगर एनिमी उस सर्कल में एनग्रेव्ड प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सका तो उसी समय सर्कल के साथ उसकी बॉडी भी एक्सप्लोड हो जाती थी। जैक बताता है कि गोंजाल्स के साथ ऐसा करना बस रॉन और एलिजाबेथ के लिए एक इंश्योरेंस है। तभी वहाँ चार्लेट भी आ जाती है और उसे देख जैक अपनी इच्छा जाहिर करता है। वो चाहता है कि चार्लेट उसके साथ एकेडमी अटेंड करे, पर रॉन इसमें उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था।
स्टूडेंट्स 14 की एज में ही एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, पर चार्लेट अभी 11 साल की ही है, तो नॉर्मल मेथड से एडमिशन होना इम्पॉसिबल है। पर जैक चार्लेट के टैलेंट से परिचित है और इसीलिए वो उसे एकेडमी ज्वाइन करवाने के लिए कोई दूसरा तरीका सोचता है। कुछ दिनों बाद सभी लोग एकेडमी पहुंच चुके हैं, जहां जैक रॉन से गोंजाल्स पर नजर रखने को कहता है। उसे गोंजाल्स पर पूरी तरह भरोसा नहीं है और वो चाहता है कि उसने जो भी ऑर्डर्स उसे दिए हैं उन्हें पूरा करने में रॉन उसकी हेल्प करे। जैक धीरे धीरे मार्की के हाथ पैर काटना चाहता है। हाथ पैर से मतलब उन खास लोगों से है जो मार्की फैमिली में हायर पोजीशंस पर हैं। एलिजाबेथ बहुत काइंड है, पर शायद मार्की हाउस का डाउनफॉल देख उसके इमोशंस ट्रिगर हो जाएं और वो बदल जाए, और यही जैक का ओरिजिनल प्लान है। रॉन उनसे विदा लेता है और सभी लोग एकेडमी में एंटर करते हैं। उनके एंटर करते ही एक मेड जैक को इन्फॉर्म करती है कि डायरेक्टर उससे मिलना चाहते हैं। जैक डायरेक्टर से मिलने चला जाता है और हम देखते हैं कि उसके सामने एकेडमी डायरेक्टर रोमेल हैं, जो असेंबल सिटी के करंट ड्यूक के फादर भी हैं। जैक सोचता है कि ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जैसे उसके पास्ट में थी। 1 महीने पहले जब जैक एकेडमी आया था तब वो बहुत लाचार था। मार्की और फेलोन का टॉर्चर अब उससे सहा नहीं जा रहा था। उसकी ये हालत देख डायरेक्टर को उस पर तरस आ गया और उन्होंने हर संभव तरीके से उसकी हेल्प करने का प्रयास किया। फेलोन और मार्की जैक को मैच्योर होने से पहले ही मार देना चाहते थे, पर डायरेक्टर के इन्फ्लुएंस की वजह से जैक एकेडमी में सेफ था। पर 1 महीने बाद जैक बदल चुका है और वो डायरेक्टर की हेल्प कर उनका कर्ज चुकाना चाहता है। वो कहता है कि वो एक बार उनकी जान बचाएगा, जिसके बदले वो बस एक चीज चाहता है। जैक के बिहेवियर में चेंजेस देख डायरेक्टर भी हैरान है कि कोई 1 महीने में इतना कैसे बदल सकता है। जैक सोचता है कि भले ही डायरेक्टर के लिए 1 महीना बीता हो, पर असल में वो टाइम में 20 साल पीछे आ चुका था। डायरेक्टर जैक की बातों में इंटरेस्टेड हैं और वो जानना चाहते हैं कि जैक उन्हें कैसे बचाएगा। जैक याद करता है कि पास्ट लाइफ में जब वॉर हुई तो टल्कन एम्पायर ने टेस्लन किंगडम को 1 महीने में ही हरा दिया था। टल्कन एम्पायर की आर्मी में 30 मास्टर्स थे, जिनमें से आधे हाइब्रिड्स निकले, जिनकी बॉडी में ड्रैगन ब्लड और बोन्स को इम्प्लांट किया गया था। इसी के साथ उनकी आर्मी में कम से कम 1000 7 सर्कल नाइट्स भी थे। वहीं टेस्लन के पास केवल 2 मास्टर्स और कुछ हाई सर्कल यूजर्स थे। टल्कन एम्पायर टेस्लन किंगडम को 3 दिन में ही डिफीट कर देता, पर डायरेक्टर और उनके स्पेशल बैटल सोल्जर्स की वजह से ही टेस्लन 1 महीने तक टिक पाया। अगर डायरेक्टर के साथ वो एक्सीडेंट ना हुआ होता तो टेस्लन इतनी आसानी से ना हारता, पर ये असल में कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि धोखा था। डायरेक्टर के सबसे खास और ट्रस्टेड साथी ने ही उनकी पीठ पर छुरा घोंपा था। ब्लूटस मार्को एक 6 सर्कल नाइट जो कि अभी एकेडमी के स्वॉर्डमैनशिप डिपार्टमेंट का वाइस इंस्ट्रक्टर भी है, जो डायरेक्टर का बेहद खास है, वो असल में टल्कन स्पाई है। डायरेक्टर को जैक की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो उसे अपने शब्द वापस लेने को कहते हैं और उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करते हैं जिसकी जिम्मेदारी लेना उसके लिए असंभव हो। जैक जानता है कि वो क्या कर रहा है। वो डायरेक्टर से ब्लूटस को बुलाने के लिए कहता है और साथ ही में माफी भी मांगता है, क्योंकि शायद उनके सुंदर ऑफिस का नक्शा अब बिगड़ने वाला था। ब्लूटस डायरेक्टर के ऑफिस में आ चुका है, जहां जैक उससे कहता है कि उसने अभी तक बड़ा बेहतरीन काम किया, पर अब उसे टल्कन एम्पायर को और इन्फॉर्मेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन ब्लूटस के पसीने छूटने लगे, पर वो अपने इमोशंस पर काबू कर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे ये सब एक मजाक हो। वो कहता है कि शायद जैक का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसीलिए वो एक इंस्ट्रक्टर को टल्कन स्पाई बता रहा है। ब्लूटस अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया कि तभी जैक ने एक जोरदार पंच से उसका मुंह बंद कर दिया। जैक कहता है कि एक स्पाई को इतना नहीं बोलना चाहिए और डायरेक्टर को इंटरफेयर ना करते देख ब्लूटस भी जैक पर अटैक कर देता है। जैक उसके अटैक को बड़े आराम से डॉज कर उसे एक और पंच करता है, जिससे इस बार ब्लूटस काफी घायल हो चुका था। जैक उसे टच कर एनालाइज करता है कि उसके 6 मैजिक सर्कल्स बहुत वेल मेड हैं। जैक उससे कहता है कि काफी मेहनत कर शिद्दत से बनाई गई चीजों को तोड़ने में बड़ा मजा आता है। ऐसा करने पर उस चीज के क्रिएटर को जो दुख होता है उसका अंदाजा लगाना बेहद कठिन है। जैक ब्लूटस से कहता है कि वो उस सब को सवाल पूछेगा और हर बार झूठ बोलने पर उसका एक सर्कल तोड़ दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन था कि क्या ब्लूटस एक टल्कन स्पाई है। ब्लूटस कांपते हुए झूठ बोलता है कि वो स्पाई नहीं है। तभी जैक ने एनर्जी रिलीज करी और ब्लूटस का एक सर्कल तोड़ उसे 5 सर्कल नाइट बना दिया। ब्लूटस अभी भी सच नहीं बता रहा था, तो जैक कहता है कि नॉर्मली सर्कल टूटने पर कड़ी मेहनत कर उसे दोबारा बनाया जा सकता है, पर ये ऑप्शन ब्लूटस के पास नहीं है। जैक ने पहले ही उसे टच कर उसके हार्ट में अपना मैना डाल दिया था, जिससे जब भी ब्लूटस एक नया सर्कल बनाने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत दर्द होगा। दर्द इतना
इतना असहनीय होगा कि मर जाना ही ब्लूटस को बेहतर विकल्प लगेगा। पर जैक कहता है कि अभी भी उसके पास सर्कल बनाने का एक और रास्ता है। अगर ब्लूटस अपनी बॉडी में ड्रैगन ब्लड इंजेक्ट कर ड्रैगन बोन्स को इम्प्लांट कर ले तो शायद वो दोबारा सर्कल बना सकता है। ये सुन ब्लूटस घबरा गया और उसने जैक से पूछ लिया कि वो इस सब के बारे में कैसे जानता है। पर ब्लूटस जैक के जाल में फंस चुका था, क्योंकि मेन बात ये है कि ब्लूटस जो टेस्लन एकेडमी का इंस्ट्रक्टर है वो टल्कन में हो रहे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कैसे जानता है। जैक कहता है कि अब तक तो ह्यूमन ट्रायल्स भी शुरू हो चुके होंगे और वो टल्कन के सारे गंदे राज जानता है। ब्लूटस उससे पूछता है कि वो असल में है कौन जिसे इतनी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन के बारे में पता है। ये सुन जैक एक शैतानी मुस्कान देता है और अपने मैजिक से ब्लूटस के बाकी 5 सर्कल्स को भी तोड़ देता है। ब्लूटस बहुत बुरी हालत में है, पर अभी भी वो जैक को धमकाते हुए कहता है कि टल्कन एम्पायर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा और इन सभी इवेंट्स का उससे बहुत जल्द बदला लिया जाएगा। ब्लूटस को बड़बड़ाते देख जैक को गुस्सा आ गया और उसने उसे किक कर फाइनली शांत कर दिया। जैक भी ये जानकर हैरान है कि एक मामूली सा स्पाई ड्रैगन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में इतना सब कैसे जानता है। प्रीवियस लाइफ में जैक को भी काफी कठिनाई से इन सभी एक्सपेरिमेंट्स का पता चला था, क्योंकि टल्कन एम्पायर में ये हाईली क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन थी। जैक को लगा कि ब्लूटस से अभी और भी जानकारी निकाली जा सकती है और इसीलिए उसने उसे जान से ना मारकर उसे डायरेक्टर के हवाले कर दिया। डायरेक्टर रॉमल को भी अब विश्वास हो गया था कि उनके सामने खड़ा लड़का वो जैक नहीं है जिसे वो अभी तक जानते थे। डायरेक्टर उससे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और पूछते हैं, पर जैक उन्हें सबसे पहले अपनी डील पूरी करने को कहता है। जैक बस एक चीज मांगने आया था, पर ज्यादा हेल्प कर देने की वजह से वो अब 2 चीजें चाहता था। वो जानता है कि डायरेक्टर बहुत अमीर है और इसीलिए वो उनसे सबसे पहले अकेडमी के पास उसके लिए एक मैंशन खरीदने को कहता है। जैक की दूसरी विश ये है कि चार्लेट को भी उनकी अकेडमी में एडमिशन दिया जाए। डायरेक्टर जैक की दोनों विशेष मानने को तैयार है, पर उनकी भी एक शर्त है। जैक का नया मैंशन काफी बड़ा होगा जिसे अकेले संभालना उसके लिए मुश्किल है, इसीलिए डायरेक्टर कुछ केयर टेकर्स को मैंशन की देखरेख के लिए भेजना चाहते हैं जो हर समय मैंशन में ही रहेंगे। जैक इससे राजी है, पर वो भी समझ गया था कि केयर टेकर्स तो बस एक बहाना है। डायरेक्टर असल में गार्ड्स को अपॉइंट कर रहे थे जो जैक की सारी गतिविधियों पर नजर रखेंगे। डायरेक्टर के रूम से बाहर निकलते ही जैक चार्लेट को उसकी अकेडमी में एनरोलमेंट की खुशखबरी देता है, जिससे सुन वो खुश है, पर मायूसी से उसका चेहरा जल्दी ही मुरझा जाता है। चार्लेट एक वेम्पायर है जो ह्यूमंस की अकेडमी अटेंड करने जा रही है। उसे ये चिंता सता रही है कि क्या ह्यूमंस एक वेम्पायर को अपने बीच एक्सेप्ट करेंगे और कहीं उसका वेम्पायर होना उसके भविष्य को मुश्किलों से ना भर दे। जैक उसे ये सब सोचने से मना करते हुए मोटिवेट करता है कि उसे अपने वेम्पायर होने पर गर्व होना चाहिए। चार्लेट सोच रही थी कि वो जैक के एहसानों का बदला कैसे चुकाएगी, जिस पर जैक कहता है कि उसे इतना पावरफुल बनना होगा कि समय आने पर एक स्ट्रॉन्ग सबऑर्डिनेट बन वो उसकी हेल्प कर सके। अकेडमी से बाहर जाते वक्त जैक और उसकी मास्टर की नजर किसी पर पड़ी। उन्हें एक हट्टा कट्टा स्वॉर्डमैन दिखा जो बेहद मेहनत कर ट्रेनिंग कर रहा था। जैक वहां से जाने लगा, पर मास्टर उस स्वॉर्डमैन में इंटरेस्ट लेने लगी और वो लोग वहीं बैठ उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं। जैक को मास्टर की इंटेंशन समझ में नहीं आई, तो वो उस स्वॉर्डमैन की मैना सेंसिटिविटी को मेजर करने लगता है। जैक ने जो एनालाइज किया उसका यकीन करना उसके लिए मुश्किल था। वो स्वॉर्डमैन बस एक सेकंड सर्कल है जिसका पोटेंशियल 4th सर्कल तक ही लिमिटेड है। पर जैक इससे हैरान है कि इतने मीडियोकर टैलेंट में मास्टर दिलचस्पी क्यों दिखा रही हैं। मास्टर जैक को ध्यान से ऑब्जर्व करने को कहती हैं, क्योंकि वो कुछ मिस कर रहा था। वो स्वॉर्डमैन काफी थका हुआ है और उसकी बॉडी पर इंजरीज भी हैं, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसका मैना सर्कल एक बार पहले भी टूट चुका है। हम जानते हैं कि टूटे हुए मैना सर्कल को वापस बनाना कितना मुश्किल है, इसे लगभग नामुमकिन माना जाता है, पर उस स्वॉर्डमैन ने अपना टूटा हुआ मैना सर्कल खुद ही बिना किसी की हेल्प के बना लिया था। मास्टर उसकी हार ना मानने की जिद से इम्प्रेस्ड है, पर केवल यही रीजन नहीं था। कहा जाता है कि ब्लैक मैजिक के 4 आधार हैं: मृत्यु, विनाश, दुश्मनी और बदला। ये स्वॉर्डमैन जो इतनी इंजरीज होने के बावजूद प्रैक्टिस में मग्न है, इसकी जिद के पीछे एक हेट्रेड छुपी है जो इसे मेहनत करने पर मजबूर कर रही है। जैक उस स्वॉर्डमैन से बात करने चला गया और उसे कुछ टिप्स देता है जिससे वो अपना पोस्चर सुधार बेहतर ट्रेनिंग कर सकता है। वो स्वॉर्डमैन अपना नाम थैनोस बताता है। हाँ, तुमने सही सुना। और जैक भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। जैक उसे पोशन देकर वहाँ से जाने लगा कि तभी थैनोस रियलाइज करता है कि शायद उसे नाम सुनने में कोई गलती हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरी अकेडमी में एक ही जैक वॉलंटियर है जिसे मार्की हाउस का ट्रैश कहा जाता है। सभी लोग जैक को नकारा समझते हैं और इसीलिए वो पूरी अकेडमी में बेहद फेमस है। आगे हम देखते हैं कि जैक अपने आलिशान मैंशन पहुंच चुका है जो ड्यूक ने उसके लिए तैयार करवाया था। डायरेक्टर का भेजा हुआ एक आदमी जैक को मैंशन में वेलकम करता है और कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो मेट्स को बता सकता है। जैक उस आदमी को देखते ही समझ जाता है कि वो अपनी असली आइडेंटिटी छुपा रहा है। वो आदमी असल में एक बहरूपिया है और उस मैंशन में
में जैक कई हाई सर्कल यूजर्स की प्रेजेंस को भी फील कर पा रहा था। जैक बिना समय गवाए उस आदमी से पूछ लेता है कि क्या वो एक स्पाई है। ये सुनकर वहाँ शांति छा गई और वो आदमी फाइनली अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है। उस आदमी को समझ नहीं आया कि जैक ने इतनी आसानी से उसके बहरूपिया होने का पता कैसे लगा लिया। ये आदमी असल में टेस्लन किंगडम के मैजिक टावर का मास्टर बेलेमी क्रैग है। जैक बेलेमी को पहचान लेता है क्योंकि प्रीवियस लाइफ की वॉर में उसने डायरेक्टर की डेथ तक उन्हें प्रोटेक्ट कर उनका साथ निभाया था। बेलेमी बस यही देखने आया है कि आखिर वो कौन है जो डायरेक्टर से इतने महंगे महंगे फेवर्स ले रहा है। बेलेमी भी जैक से काफी इम्प्रेस्ड है और उसके स्किल्स को देखते हुए वो उसे उसका डिसाइपल बन उससे मैजिक सीखने को कहता है। जैक बताता है कि उसके पास पहले से ही एक मास्टर है पर बेलेमी उसके पीछे ही पड़ गया था। मास्टर बेलेमी को इंटरप्ट कर उससे कहती हैं कि वो भी 9 सर्कल मैजिशियन है पर जल्दी ही वो 10 सर्कल पर पहुंचने वाला है। मास्टर रिवील करती हैं कि जब बेलेमी पिछली बार 10 सर्कल अचीव करने की प्रैक्टिस कर रहा था तब किसी ने उस पर अटैक किया जिससे उसका ये प्रोसेस अधूरा ही रह गया। बेलेमी ये देखकर हैरान है कि एक डॉल उसके बारे में इतना सब कैसे जानती है। मास्टर ने उसमें 10 सर्कल के ट्रेसेस देखे हैं और इसीलिए वो उसे प्रैक्टिस कंटिन्यू करने की सलाह देती हैं। मास्टर को थैनोस और बेलेमी की कंडीशन पर दया आ गई, जहां एक बिना कोई टैलेंट होने पर भी दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है तो वहीं एक को खुद के टैलेंट्स का अंदाजा भी नहीं है। मैंशन आने से पहले बेलेमी और डायरेक्टर बात कर रहे थे, जहां उसे यकीन नहीं हुआ कि एक सेकंड सर्कल ने 6th सर्कल को बड़ी आसानी से हरा दिया। उससे जैक ज्यादा डेंजरस लग रहा था और उसे समझ नहीं आया कि डायरेक्टर एक स्टूडेंट की सारी डिमांड्स को पूरा क्यों कर रहे हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि उन्हें जैक को देख ऐसा आभास हो रहा है जैसे उसकी हेल्प करने से टेस्लन किंगडम का भी भला होगा। मैंशन में मेड्स के अलावा एक शेफ और 5 बॉडीगार्ड्स हैं। सभी बॉडीगार्ड्स असल में डायरेक्टर के असासिन्स और स्पाइज हैं जिन्हें जैक पर नजर रखने को कहा गया है। जैक उन्हें उनका काम समझा देता है, जिसके बाद वो चार्लेट असेंबल सिटी घूमने चले जाते हैं। अगले 5 दिन एक्सप्लोरेशन और एंटरटेनमेंट में निकल गए। अब एकेडमी जाने का टाइम करीब आ रहा था और इसीलिए वो दोनों हर रोज की तरह अपनी मॉर्निंग ट्रेनिंग पर चले जाते हैं। उन्होंने ट्रेनिंग एक भी दिन स्किप नहीं करी थी, पर एक और चीज है जो जैक डेली करता था। वो हर रोज थैनोस को ट्रेनिंग करते ऑब्जर्व भी कर रहा था। एक चीज तो क्लियर है कि थैनोस बहुत मेहनती है, पर जैक को उसकी इंजरीज का रीजन अभी भी समझ नहीं आ रहा था। दिन पर दिन थैनोस की इंजरीज बढ़ती चली जा रही थी और जैक के ये पूछने पर कि क्या उसने अभी तक उसका दिया हुआ पोशन नहीं पिया, थैनोस घबराते हुए आंखें नीची कर लेता है। थैनोस ये भी कहता है कि वो पोशन के पैसे उसे जल्दी ही वापस लौटा देगा। थैनोस वापस ट्रेनिंग करने लगता है पर उसकी कंडीशन बहुत खराब है। उसकी डिजायर और हेट्रेड जो उसे दर्द में भी प्रैक्टिस करने पर मजबूर कर रही है, वही सेम फीलिंग्स ने अब उसे तोड़ना शुरू कर दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही थैनोस की ग्रोथ पर पूर्ण विराम लग जाएगा। जैक से थैनोस की हालत देखी नहीं गई तो वो उससे पूछ लेता है वो इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। थैनोस बताता है कि उसका बस एक ही सपना है, वो इस कॉन्टिनेंट का सबसे महान तलवारबाज बनना चाहता है। ये सुन जैक से रहा नहीं गया और वो जोर जोर से हंसने लगा। वो कहता है कि वो थैनोस के सपने पर नहीं हंस रहा है, पर ऐसा सपना अकेले पूरा करना उसके लिए असंभव है। जैक थैनोस को उसका सबऑर्डिनेट बनने का ऑफर देता है, पर थैनोस ये कहकर ऑफर ठुकरा देता है कि वो बस एक कॉमनर है। उसके पास ना तो पैसा है और ना ही पावर। उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है और ऐसा इंसान काबिल साथी नहीं बल्कि भारी बोझ के समान है। ये सुनकर जैक कहता है कि जब थैनोस का सपना कॉन्टिनेंट का महान स्वॉर्ड्समैन बनना है तो वो जैक पर बोझ कैसे हुआ। थैनोस मैना यूज नहीं कर सकता, जिससे वो बेहद परेशान है, पर जैक कहता है कि वो सिक्के के केवल एक पहलू को ही देख रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जो मैना में टैलेंटेड होते हैं पर जिंदगी भर कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। थैनोस के पास मेहनत करने का टैलेंट है जो बड़े बड़े मैजिशियंस में भी नहीं होता। टैलेंटेड लोगों को भी मास्टर्स की जरूरत होती है जो उन्हें गाइड कर ऐसी चीजें डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं जिससे वो अब तक अनजान थे। वो बात कर ही रहे थे कि तभी एकेडमी के कुछ स्टूडेंट्स उन्हें इंटरप्ट कर देते हैं। वो स्टूडेंट्स थैनोस को भिखारी कहकर बुलाते हैं और कहते हैं कि शायद उनकी मार से उसने अब तक अपना सबक नहीं सीखा। थैनोस जैक को वहां से जाने के लिए कहता है, पर जैक समझ चुका था कि थैनोस की इंजरीज ट्रेनिंग से नहीं बल्कि इन स्टूडेंट्स की मार की वजह से हैं। इन स्टूडेंट्स ने थैनोस को एकेडमी में किसी से भी बात करने से मना किया था, पर हैरानी की बात यह है कि जैक के दिए हुए पोशन के बारे में भी जानते हैं। हमें पता चलता है कि इन बुलीज ने थैनोस को मारकर जैक का दिया हुआ पोशन चुरा लिया था। जैक थैनोस से पूछता है कि वो जो इतना हट्टा कट्टा है इन कीड़े मकोड़ों से कैसे मार खा सकता है। जैक का पोशन चोरी हुआ था तो इस फाइट में हिस्सा लेना उसके लिए अब जरूरी था। वो सेंस कर लेता है कि ये बुलीज शाही खानदान से हैं जिनके गार्ड्स सब कुछ छुप कर देख रहे थे। उसने गार्ड से बाहर आने को कहा पर उसकी वार्निंग को हल्के में ले लिया जाता है। हमें उस रॉयल स्टूडेंट की हिस्ट्री पता चलती है। हाउस हरमन जो टेस्लन किंगडम के ईस्टर्न रीजन को कंट्रोल करता है, उस हाउस में एक प्रॉब्लम चाइल्ड है, डीट्रिच हरमन, जो जल्दी ही एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाला है। उसका पास्ट बहुत डार्क है। उसने 13 साल की उम्र में ही एक मेड को जान से मार दिया था और 14 से ही ड्रग्स
लेने लगा था, पर क्योंकि वो हाउस हरमन का उत्तराधिकारी है तो उसे एकेडमी भेज दिया गया, जहाँ की कड़ी सिक्योरिटी और सर्वेलेंस की वजह से वो अपने मन की ना कर सका। पर बहुत जल्द ही उसे एक नया खिलौना मिल गया, एक ऐसा कॉमनर जिसका ना तो कोई बैकग्राउंड है और ना ही किसी को उसकी परवाह। थैनोस कॉमनर होने की वजह से बुलिंग का विरोध नहीं कर सकता था और बुलिंग के चलते ही जैक की दी हुई पोशन की बोतल भी टूट गई थी। इतना एक्सपेंसिव पोशन थैनोस के पास देख डीट्रिच ने उसे बहुत बुरी तरह मारा, पर अब बुलीज की बारी थी। जैक पल भर में ही सारे बुलीज को मजा चखा देता है। डीट्रिच के गार्ड्स अभी भी बाहर नहीं आए थे तो जैक उसका टॉर्चर शुरू करता है। एक किक पड़ते ही सारे गार्ड्स भागे चले आते हैं और उनके देर से आने की वजह से जैक एक और बार डीट्रिच को किक करता है। ये देखकर एक गार्ड को गुस्सा आ गया और उसने जैक पर अटैक किया। जैक हैरान है क्योंकि गार्ड्स 6th सर्कल की हाईएस्ट स्पेल्स को यूज कर रहा था, जिससे वो एक हाई स्केल एक्सप्लोजन क्रिएट करना चाहता था। इस एक्सप्लोजन से वो गार्ड सभी लोगों को ट्रेनिंग हॉल के साथ एक्सप्लोड कर मिट्टी में मिलाना चाहता था। जैक समझ गया कि ये कोई मामूली गार्ड्स नहीं है और इसीलिए वो उन्हें अपनी पावर्स का स्वाद चखाने को बेहद उत्सुक है। जैक सबसे पहले उस गार्ड का एक्सप्लोसिव मैजिक रिवर्स करता है, जिससे वो खुद ही एक्सप्लोड हो जाता है। दूसरे गार्ड्स भी जैक से फाइट करने आए, पर जैक उनके सभी अटैक्स को डॉज कर उन्हें भी डिफीट कर देता है। एक गार्ड उसे हरमन हाउस का रौब दिखाता है, पर जैक कहता है कि उसे इन मामूली हाउसेस से फर्क नहीं पड़ता, उसे बस उसके पोशन के पैसे वापस चाहिए। पर वो डीट्रिच से केवल पोशन का हिसाब नहीं लेता, बल्कि उसे लूट ही लेता है। डीट्रिच को जैक की आइडेंटिटी अभी तक पता नहीं थी, पर जैसे ही जैक ने अपना नाम बताया, डीट्रिच कांप गया क्योंकि जैक अकेडमी में अपनी कमजोरियों के लिए फेमस है। जैक डीट्रिच की बुरी तरह बेइज्जती करते हुए कहता है कि अगर उसकी फैमिली का नाम उससे हटा दिया जाए तो उसकी क्या औकात है। उसका मैना सर्कल भी सर्जरी से बनाया गया था, यानी वो जन्म से मैजिशियन भी नहीं है। जैक उसे वार्न करता है कि अगर वो 20 साल या उससे ऊपर का होता तो वो उसकी फ्रैक्चर्ड बॉडी को अकेडमी के पीछे वाली नदी में फेंक देता। जैक ये भी कहता है कि वो अकेडमी के बाहर वाले मैंशन में रहता है और जब भी डीट्रिच चाहे वो उससे बदला लेने वहां आ सकता है। इतना डर डीट्रिच ने जिंदगी में पहली बार फील किया था, जिससे वो अपनी पैंट गीली कर देता है। जैक वहां से जाते समय थैनोस से कहता है कि उसका ऑफर अभी भी वैलिड है और वो जब चाहे जैक से मिलने आ सकता है। इसके बाद हम जैक और मास्टर को बात करते देखते हैं। मास्टर को अभी तक टल्कन में हो रहे ड्रैगन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में नहीं पता था, पर वो इसके बारे में और जानना नहीं चाहती थी। वो अपने डिसाइपल जैक से बहुत खुश है और उस पर पूरी तरह विश्वास करती है। आज सिटी में फायरवर्क्स का फेस्टिवल है, जहाँ एक तरफ सभी लोग खुशी में झूम रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ किसी के दिल में बदले की आग सुलग रही थी। डीट्रिच जैक से अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसने घर में तोड़फोड़ मचा रखी है। वो कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जैक को जिंदा नहीं छोड़ेगा। फेस्टिवल से लौटते वक्त जैक मैंशन के बाहर थैनोस को उनके इंतजार में बैठा देखता है। थैनोस पूछता है कि क्या वो कुछ दिन मैंशन में जैक के साथ रह सकता है। जिसके बाद जैक उसका स्वागत कर उसे डिनर करने ले जाता है। जैक की हॉस्पिटैलिटी और इतना अच्छा खाना देख थैनोस से रहा नहीं गया। उसे पहली बार इस तरह ट्रीट किया जा रहा था, इसकी वजह से वो डिनर टेबल पर ही रोने लगता है। अगले दिन थैनोस बेहतर फील कर रहा था और जैक उससे कहता है कि वो जब तक चाहे इस मैंशन में रह सकता है। थैनोस जैक का आभारी है और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है। आज चार्लेट की भी ट्रेनिंग है और उसे अपना पहला मैना सर्कल बनाना होगा। ट्रेनिंग करते करते रात हो चुकी है, पर चार्लेट ने अपना पहला मैना सर्कल बना लिया था। नॉर्मली इतना आसान नहीं होता, पर जैक की वजह से ये पॉसिबल हो पाया था। उसने एक स्पेल कास्ट कर एक मैजिक एरिया क्रिएट किया जो एनवायरनमेंट से सारा मैना अब्सॉर्ब कर रहा था। एरिया में चार्लेट खड़ी थी और जैक ने सारा अब्सॉर्ब मैना उसकी तरफ डायरेक्ट कर दिया। इससे चार्लेट ने 10 घंटों में ही पहला मैना सर्कल क्रिएट कर लिया था। अकेडमी में जाने के बाद स्टूडेंट्स को पहला मैना सर्कल क्रिएट करने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। चार्लेट के अचीवमेंट से जैक खुश है, पर थैनोस उदास नजर आ रहा था। थैनोस खुद को चार्लेट से कंपेयर कर इंफीरियर महसूस कर रहा है। जैक उसका मन पढ़ लेता है और थैनोस यही कामना कर रहा था कि काश चार्लेट स्वॉर्डमैनशिप में कभी भी सफल ना हो सके। अपने मन की बात जैक के मुंह से निकलते देख थैनोस घुटनों पर आ जाता है और अपनी नाकामयाबी और ऐसी सोच की वजह से रोने लगता है। पर जैक को थैनोस पर पूरा भरोसा है। अपने ऊपर पहली बार किसी को इतना विश्वास करते देख थैनोस का भी दिल भर आता है, पर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि उनके मैंशन में कुछ बिन बुलाए मेहमान आ चुके हैं, जिन्हें जैक सेंस कर लेता है। जैक थैनोस से चार्लेट को लेकर उसके पीछे आने को कहता है और अपने मैजिक से एनालाइज कर देखता है कि मैंशन के सारे गार्ड्स बेहोश हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ हाई सर्कल यूजर्स के साथ डीट्रिच हरमन जैक से बदला लेने आ चुका है।
हमें पता चलता है कि डीट्रिच ने एक गिल्ड मास्टर बेंटामॉन को अपने रिवेंज के लिए हायर किया है, जो एक 9 सर्कल मैजिशियन है। उनका टारगेट केवल जैक है, पर थैनोस और चार्लेट अपने बॉस को प्रोटेक्ट करने आगे आ जाते हैं। जैक उनकी लॉयल्टी से खुश है और उनका सामना करना उनके बस की बात नहीं है। वो आगे आकर फाइट स्टार्ट करने वाला ही था कि तभी मास्टर उसे रोक देती है। मास्टर डीट्रिच के सामने है, पर वहाँ का माहौल कुछ बदलने लगा था। आज पूर्णिमा की रात है, मास्टर की आंखें ग्लो कर रही हैं और तभी वहाँ चांद की रोशनी से भी चमकदार एक एक्सप्लोजन होता है। हम देखते हैं कि इतिहास में खोई मशहूर जादूगरनी जिसके आगे मृत्यु भी सर झुकाती है, वो वैलेंटाइन मेलॉस 400 साल बाद अपने असली रूप में वापस आ चुकी है। ये मंजर देख वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हैं और जैक सबसे पहले डीट्रिच से उसका कोट मांगता है। डीट्रिच हिचकिचाते हुए अपना कोट देता है, जिससे जैक अपनी मास्टर को बुरी नजरों से बचाता है। मास्टर ये रियलाइज करती हैं कि जैक ने उन्हें उस केव से इसीलिए आजाद किया क्योंकि वो उन्हें दिखाना चाहता था कि ह्यूमंस इतने बुरे नहीं हैं। वैलेंटाइन मेलॉस को पास्ट में एक ह्यूमन ने धोखा दिया था, जिसके बाद उन्होंने ह्यूमंस और बाकी रेसेस को अलग कर खुद को एक गुफा में कैद कर लिया था। मास्टर को अपने गलत डिसीजंस पर पछतावा है और वो जैक के आभारी हैं क्योंकि उसने उन्हें इस दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने का मौका दिया। इस एहसान के बदले मास्टर जैक के सभी एनिमीज को कड़ी सजा देकर उसके रास्ते से हटाना चाहती हैं। डीट्रिच के मैजिशियंस अटैक करने बढ़ते हैं कि तभी मास्टर ने अपनी स्पेल को कास्ट करना शुरू किया। समय रुक गया और सांसें थम गई। एक डार्क ऑरा रिलीज हुआ और ऐसा लगा कि मानो साक्षात मौत धरती पर उतर आई हो। मैजिक वेव्स इतनी पावरफुल थी कि उन्हें कोसों दूर टल्कन एम्पायर में भी फील किया जा रहा था। इतना ही नहीं, एक आइलैंड पर ड्रैगन्स को भी वैलेंटाइन मेलॉस की प्रेजेंस फील हुई और वो यही सोच रहे थे कि इस बार वो दुनिया के किस हिस्से पर कब्जा करने आई है। दूसरी तरफ रात की शांति में मौत की आंधी दस्तक दे चुकी थी। मास्टर की पावर से सभी लोगों का अस्तित्व मिटने लगा था। उनकी बॉडीज डिसइंटीग्रेट होने लगी और थोड़ी ही देर में उन सभी का इस दुनिया से नामो निशान मिट गया। इसके बाद मास्टर चार्लेट और थैनोस से उनके डिसाइपल जैक का ध्यान रखने को कहती हैं। वो जैक से अकेले बात करना चाहती हैं और इसीलिए थैनोस और चार्लेट मैंशन में चले जाते हैं। मास्टर जैक से टल्कन में चल रहे एक्सपेरिमेंट्स के विषय में पूछती हैं। ह्यूमंस की हमेशा से एक ही इच्छा रही है कि वो सदा जवान रहकर अमर हो जाएं। इन एक्सपेरिमेंट से 2 रेसेस को कंबाइन कर यही गोल अचीव करने का प्रयास किया जा रहा है। ह्यूमंस केवल एक लंबी जिंदगी ही नहीं बल्कि एक हेल्दी बॉडी भी चाहते हैं। रिसर्चेस शुरू हुई और एक साइंटिस्ट ने सुझाव दिया कि हमें ऐसे ह्यूमंस बनाने चाहिए जो बाकी रेसेस की तरह हजारों सालों तक जिंदा रह सकें। इन नए ह्यूमंस को हाफ ब्लड्स कहा जाएगा, जिनकी बॉडी, सेल्स, ब्लड और ऑर्गन्स सभी डिफरेंट होंगे। इन एक्सपेरिमेंट्स की शुरुआत 400 साल पहले ही हो चुकी थी और अब इन्हें दोबारा टल्कन एम्पायर में कंटिन्यू किया जा रहा था। 400 साल पहले जब मास्टर को इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चला तो उन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। रिसर्च से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, लैब्स, यहाँ तक कि हाफ ब्लड्स और साइंटिस्ट को भी मार दिया गया था। पर मास्टर से एक गलती हो गई थी, वो ड्रैगन लॉर्ड को मारना भूल गई थी। ड्रैगन लॉर्ड्स इतने क्रूअल हैं कि उन्होंने अपने ही बच्चे को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के लिए दान में दे दिया ताकि वो मास्टर की ओथ से आजाद होकर ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर कर सके। इस समय उस ड्रैगन को टल्कन में एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट की तरह यूज किया जा रहा है। अगर ये एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुल हो गए तो फ्यूचर के हाफ ब्लड्स में मास्टर और जैक की तरह सोल ऑरा को यूज करने की एबिलिटीज होंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ड्रैगन लॉर्ड्स भी सोल ऑरा को यूज कर सकते हैं और उनके बच्चे में भी यही एबिलिटीज हैं। मास्टर जैक से पूछती हैं कि वो असल में क्या चाहता है। जैक जो फ्यूचर जानता है उसने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी है। इन एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट होने में अभी 2 साल लगेंगे और जैक एकेडमी की वेकेशंस में टल्कन एम्पायर जाकर उनकी लैब्स को एक्सप्लोर करना चाहता है। साथ ही में वो इन एक्सपेरिमेंट्स से जुड़े सभी लोगों को मौत के घाट उतारना चाहता है। मास्टर ये सुनकर जैक से पूछती हैं कि क्या ऐसा करने के लिए उनका वेकेशंस तक रुकना जरूरी है। मास्टर इस काम में देरी नहीं करना चाहती और अभी टल्कन एम्पायर जाकर रिसर्च रोकना चाहती हैं। जैक थोड़ा सोच विचार कर राजी हो गया और वो मास्टर से उनकी सब स्पेस ओपन करने को कहता है। ये एक डायमेंशनल स्पेस है जो केवल मास्टर ही यूज कर सकती हैं। जैक एक स्वॉर्ड चाहता था तो मास्टर उसे एक शानदार स्वॉर्ड देती हैं जिसे डॉर्फ्स ने बनाया था। इस स्वॉर्ड को साइलेरियन कहा जाता है। मास्टर जैक को अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एक मैला मास्क भी देती हैं। जैक तैयार है और मास्टर उससे लैब के कोऑर्डिनेट्स पूछती हैं। कोऑर्डिनेट सुनकर मास्टर हैरान हो गई क्योंकि वो गनर एम्पायर के कोऑर्डिनेट्स थे और मास्टर भी इसी एम्पायर से बिलोंग करती हैं। मास्टर ने पोर्टल ओपन किया और जैक उनके साथ टल्कन एम्पायर के काले कारनामों को रोकने निकल पड़ा। दूसरी तरफ एक अनजान ताकत हाफ ब्लड एक्सपेरिमेंट्स को क्लोजली मॉनिटर कर उन्हें जल्द से जल्द सक्सेसफुल होते देखना चाहती है। इसी के साथ ये पार्ट ओवर हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर एक मैजिकल वर्ल्ड के एडवेंचर पर जाना चाहते हो तो अभी इस वीडियो पर क्लिक करो।